जियाके को पता था कि यह अपार्टमेंट निश्चित रूप से हुआंग जिंग को संतुष्ट करेगा, लेकिन फिर भी उसने पूछा, आप क्या सोचते हैं? अपार्टमेंट को देखते हुए हुआंग जिंग वास्तव में संतुष्ट था। अंदर प्रवेश करते ही एक छोटा सा फ्लोर था जो मूलतः एक गलियारा था, जिसके किनारे पर एक साधारण जूता रखने की अलमारी थी। यद्यपि यह बड़ा नहीं था, फिर भी इसमें सामान्यतः पहने जाने वाले जूते रखे जा सकते थे। फिर गलियारे से नीचे चलते हुए रसोईघर बगल में था, जहां एक छोटा सा स्लाइडिंग दरवाजा था जो खाना पकाने के धुएं को रोक सकता था। इसके बाद एक मोड़ पर सिंक, भोजन तैयार करने के लिए एक छोटा काउंटर तथा आगे रेफ्रिजरेटर, वॉशर और ड्रायर थे। रेफ्रिजरेटर के सामने बाथरूम था। हालांकि यह बहुत विशाल नहीं था, लेकिन इसमें गीले और सूखे को अलग करने की व्यवस्था थी, जिससे हुआंग जिंग बहुत प्रसन्न हुए। वह नहीं चाहती थी कि नहाते समय पूरा बाथरूम भीग जाए, और चूंकि यह कोने में था इसलिए हवा आने जाने के लिए यहाँ एक खिड़की थी। वॉशिंग मशीन के बगल में एक छोटा सा वैनिटी था जो एक कार्यस्थान के रूप में भी काम कर सकता था। यह इस बात पर निर्भर करता था कि कोई उसका उपयोग कैसे करता है। और उसके सामने एक बड़ी अलमारी थी जिसके पीछे एक रानी आकार का गद्दा था जो बैठक कक्ष से एक मेहराबदार दरवाजे से अलग था, जिसके पर्दे राजकुमारी जैसा माहौल दे रहे थे। मुझे नहीं लगता कि यह मेरे लिए सही फिट है, हुआंग जिंग ने फीता पर्दे की ओर इशारा करते हुए कहा। मुझे ये काफ़ी पसंद है, जियाके ने व्यवस्था के प्रति अपनी वास्तविक पसंद व्यक्त की। वही अपार्टमेंट, वास्तव में मुझे ऐसी व्यवस्था की उम्मीद नहीं थी। ये सचमुच मेरे घर से बेहतर है। वास्तव में यह वही लेआउट था, केवल इस मकान मालिक ने इसका नवीनीकरण किया था। ये महंगा भी है, हुआंग जिंग ने कहा कि अतिरिक्त 400 रुपये प्रति माह के पीछे वास्तव में अपने कारण हैं। ठीक है, जियाके को लगा कि उसका वर्तमान अपार्टमेंट बेहतर था। उसे यात्रा करना बहुत पसंद था, इसलिए उसने ज़्यादा पैसे नहीं बचाए थे और उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ी। सबसे बड़ा कमरा लिविंग रूम था, जिसमें साधारण साज सज्जा के साथ एक टीवी कैबिनेट और उसके सामने एक सोफा था, और निश्चित रूप से एक कॉफ़ी टेबल थी जिसे ऊपर उठाने पर डाइनिंग टेबल का काम किया जा सकता था। हुआंग जिंग को इस बात से अधिक संतुष्टि मिली कि मकान मालिक वास्तव में जानता है कि कैसे जीना है। बालकनी कई पौधों से सजी हुई थी। ये सोचना कि एक आईटी पेशेवर हरियाली की देखभाल के लिए समय निकाल सकता है, इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति वास्तव में जीवन जीने में रुचि रखता है। ये सोचकर हुआंग जिंग घबरा गया। ओम, मैं इन पौधों की अच्छी देखभाल नहीं कर पाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि यह कोई समस्या नहीं होगी। यदि मकान मालिक को पौधों की अच्छी देखभाल की आवश्यकता हो तो क्या होगा? इस विचार ने वास्तव में हुआंग जिंग पर बहुत दबाव डाला। इस संबंध में उन्होंने कहा, कोई चिंता नहीं, मकान मालिक को पता है कि हम व्यस्त हैं, यह कोई सख्त आवश्यकता नहीं है। बस यही उम्मीद है कि घर साफ सुथरा रहे। हुआंग जिंग मकान मालिक को जानता था। उसने दूसरी कंपनी में नौकरी कर ली है और अगर वह कुछ वर्षों में वापस आती है तो वह यहाँ रहना जारी रख सकती है। हुआंग जिंग ने वहाँ लंबे समय तक रहने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि अपार्टमेंट अच्छा था लेकिन वह सिर्फ एक बेडरूम का था, जिससे उसे कम गोपनीयता का एहसास होता था। ठीक है, इससे उसे तसल्ली मिलती है। हुआंग जिंग दूसरे घरों को देखने के लिए बहुत आलसी था। निकटवर्ती आईटी उद्योग के कारण कई लोगों ने संपत्तियां खरीद लीं, उनमें मामूली मरम्मत कर दी और उन्हें तकनीकी कर्मचारियों को किराए पर दे दिया, इसलिए मकान मालिकों से सीधे सूची प्राप्त करना वास्तव में दुर्लभ था। अगर वह इस शानदार अपार्टमेंट को छोड़ देती तो हुआंग जिंग को नहीं पता था कि उसे दूसरा अपार्टमेंट कब मिलेगा। मेरा पट्टा खत्म हो गया है और हेजेन सामान वापस पाने के बहाने ढूंढता रहता है। यह विचार परेशान करने वाला था। मैं उसके जैसा किसी से कभी नहीं मिली। उसे अफसोस हुआ कि उसने शुरू में ही यह स्पष्ट नहीं किया कि हेजेन को कुछ ही यात्राओं में अपना सामान ले जाना है। परिणामस्वरूप अब वह हर बार कुछ चीज़ें लेने के लिए आता था, जिससे वह इतना क्रोधित हो जाता था कि वह उसे उसी समय बाहर फेंक देना चाहती थी। यदि वह उस जोड़े का परिणाम नहीं देखना चाहता होता तो हुआंग जिंग वास्तव में विनम्र नहीं होना चाहता था, लेकिन अब नाटक का आनंद लेने का विचार भी उसकी रुचि खो रहा था। वैसे क्या मैं अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद ही वहां रहने आ सकता हूं? मकान मालिक वास्तव में कहीं और जाकर रिपोर्ट करने चला गया था, लेकिन फिर भी पूछना जरूरी था। बेशक, आप कर सकते हैं। जियाके को पता था कि यह अपार्टमेंट निश्चित रूप से हुआंग जिंग को खुश कर देगा। एक बार अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाएं, तो आप वहां जा सकते हैं। अब हम करीब होंगे, उसने सोचा। यद्यपि कंपनी से अभी भी कुछ दूरी थी, लेकिन ये बहुत अधिक दूर नहीं थी। एक अनसुलझी दूरी केवल 5 मिनट की दूरी पर थी। कई सहकर्मी काम के बाद पैदल ही घर जाते थे और सुरक्षा के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसी रास्ते पर कई लोग चल रहे थे। इसके अलावा वह जियाके के साथ आवागमन कर सकती थी, जिससे यहाँ आना सचमुच हुआंग जिंग के लिए सबसे अच्छा विकल्प बन गया। होजेन के साथ विवाद के बाद से ही हुआंग जिंग ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया था। वह बस एक घर ढूंढने और वहां से जाने का इंतजार कर रही थी। अब चूंकि वह अगले 3 वर्षों के लिए एक घर पर बस गई थी, इसलिए हुआंग जिंग ने तुरंत वहां जाने का निर्णय लिया। वैसे मुझे याद है कि तुम्हारा पट्टा अभी खत्म नहीं हुआ है, जियाके ने अपने व्यंजन परोसे जाने का इंतजार करते हुए कुछ याद करते हुए कहा।
हुआंग जिंग ने गुनगुनाते हुए जवाब दिया, मैं हो जेन से पूछने की योजना बना रहा हूँ कि क्या वह इसे चाहता है। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो मैं इसे मकान मालिक को वापस करने की योजना बना रहा हूँ। हो जेन को वहां रहने दो, उस पर आरोप लगाओ। जियाके को लगा कि पुराना हुआंग जिंग कभी इस मुद्दे को नहीं उठाएगा, लेकिन वर्तमान हुआंग जिंग एक महान एहसास के साथ ऐसा करेगा। जरूर, उसने दृढ़ता से कहा, वरना मैं उसे यह क्यों दूंगी। हुआंग जिंग वास्तव में हो जेन से परेशान थी। आखिरकार, चाहे कुछ भी हो जाए, पैसों को लेकर कोई झगड़ा नहीं हो सकता, उसने हो जेन को फोन करने के लिए अपना फोन उठाते हुए कहा। कुछ दिनों तक होटल में रहने के बाद हो जेन वास्तव में इसे संभाल नहीं सका। ये बिल्कुल घर पर रहने जैसा नहीं था और फिर सभी असुविधाएं शुरू हो गईं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि कई दिनों के आवास का भुगतान करना वास्तव में कष्टदायक था, इसलिए वह एजेंट के पीछे पीछे मकान देखने चला गया। यद्यपि वह जानता था कि किराए की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे इतनी अधिक बढ़ जाएंगी। हो जेन वास्तव में एक अच्छा 2 बेडरूम वाला अपार्टमेंट किराए पर लेना चाहता था, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो, खासकर अब जबकि हुआंग लेई पहले ही इस्तीफा दे चुका था। इससे हो जेन क्रोधित हो गया, लेकिन चूंकि वह पहले ही इस्तीफा दे चुकी थी तो वह क्या कर सकता था। हुआंग लेई को स्वीकार नहीं। हुआंग लिक्सिन और उसकी पत्नी निश्चित रूप से उसे नहीं छोड़ेंगे और न ही हुआंग लेई स्वयं ऐसा करेगी। लेकिन हुआंग लेई के आने के बाद होने वाले खर्चों के बारे में सोचकर हो जेन का सिर घूम गया। हालांकि उसने अपना मन बना लिया था, आखिरकार वह हुआंग लेई से शादी नहीं करना चाहता था। यदि वह ऐसा करने पर अड़ी रही तो मुझे खेद है, वह ऐसी पत्नी नहीं रख सकता। चाहे वे उसे बेशर्म कहें या धोखेबाज, इस क्षण से वह हुआंग लेई के लिए नियम निर्धारित करने वाला था। या तो वह उससे शादी नहीं करेगी या वह उसकी मनचाही पत्नी बन जाएगी। जहां तक हुआंग लिक्सिन और उनकी पत्नी का सवाल है, वर्तमान हो जेन वास्तव में निडर थे। हुआंग जिंग का फोन आने के बाद हो जेन बिना किसी समस्या के सहमत हो गए। हालांकि किराए के संबंध में उन्हें कुछ कहना था। इतने वर्षों तक एक जोड़े के रूप में रहने के बाद क्या वह उसके विचारों को नहीं समझ पाएगा। हुआंग जिंग ने कहा, क्षमा करें, वह निश्चित रूप से उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देगी। शेष दिनों के लिए आप किराया दें या मैं इसे मकान मालिक को लौटा दूंगी। हुआंग जिंग, जल्दी करो। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो हम मकान मालिक को बुलाकर पट्टे में परिवर्तन कर देंगे। हुआंग जिंग के उदासीन शब्दों को सुनकर हो जेन मुस्कुराया, तुम अभी भी बहुत ठंडे हो। हुआंग जिंग ने बिना किसी खेद के जवाब दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक धोखेबाज आदमी के लिए मैं पहले से ही विनम्र हूं। हुआंग जिंग अब और परेशानी नहीं चाहता था। क्या ये सिर्फ कुछ किराया खोने के बारे में था? वह इसे बर्दाश्त कर सकती थी, वह वास्तव में हो जेन का चेहरा देखना नहीं चाहती थी। हुआंग जिंग, भूल जाओ, मैं मकान मालिक को बता दूंगी। हो जेन ने यह उम्मीद नहीं की थी कि वर्तमान हुआंग जिंग इतना निर्दयी होगा और मजाक को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अब हो जेन को अपना वर्तमान किराया नवीनीकृत करना होगा, क्योंकि इस कीमत पर किराया वास्तव में सस्ता था। हो जेन को भीख मांगते देख हुआंग जिंग ने कुछ बार उपहास किया। क्या उसने सचमुच सोचा था कि वह उसे मात दे सकता है? उसे अपनी सीमाओं का एहसास होना चाहिए। जिया के पूरे समय सुन रही थी, उसने अपनी दोस्त को हो जेन के साथ बहुत ही दबंगई से पेश आते सुना। मुझे यकीन है कि हो जेन इस समय गुस्से में होगा। बूढ़े हुआंग जिंग को जानते हुए उसने उसके प्रति ऐसा रवैया कभी नहीं रखा था। यह अप्रत्याशित था कि हुआंग जिंग में वास्तव में इतना गहरा परिवर्तन हो सकता है। चिंता मत करो, हुआंग जिंग को लगा कि हो जेन में वास्तव में व्यायाम की कमी है। अंततः उसे पता चल जाएगा कि क्रोध से उसकी मृत्यु होने की बहुत अधिक संभावना है। केवल अधिक व्यायाम से ही उसका शरीर सर्वोत्तम हो सकेगा। जियाके ने अपने होंठ भींचे, क्या तुम्हें अब भी परवाह है कि उसका शरीर ठीक है या नहीं? हुआंग जिंग मुस्कुराए और बोले, अगर उनका शरीर अच्छी स्थिति में नहीं है तो क्या इससे खेल कम मज़ेदार नहीं हो जाएगा? उन्हें लगता है कि उन्हें सच्चा प्यार मिल गया है और उनका साथी ही उनके जीवन का एकमात्र साथी है, तो फिर विनम्र क्यों बने? बेशक, उन्हें एक साथ रहना चाहिए। हुआंग जिंग ने गुस्से से कहा, उन्हें हमेशा के लिए एक साथ बंद कर दिया जाना चाहिए। क्या होगा अगर वे दूसरों को बहकाने लगें? ये सुनकर जियाके ने सहमति जताई, ठीक है, उन्हें एक साथ बंद कर दिया जाना चाहिए, लेकिन क्या आपकी बहन बहुत भौतिकवादी नहीं है? वह हुआंग लेई से कई बार मिल चुकी थी, जो हमेशा ब्रांड नामों से सजी रहती थी, जिससे ऐसा लगता था कि वह सचमुच पैसा खर्च कर सकती है, खासकर उसकी आय के बारे में जानने के बाद। मैंने हमेशा सोचा था कि तुम्हारी बहन किसी अमीर आदमी के साथ रहेगी। जियाके को अभी भी समझ नहीं आया कि हुआंग लेई हो जेन के प्यार में कैसे पड़ सकती है। इस बारे में हुआंग जिंग केवल इतना ही कह सकी, वह एक अमीर आदमी चाहती थी, लेकिन उनके गृहनगर में उपयुक्त साथी शायद उपलब्ध नहीं थे या बहुत कम थे। इसके अलावा आपको यह मानना होगा कि एक बार हो जेन साफ सुथरा हो जाए और अपनी बातचीत के तरीके से, वह वाकई काफ़ी धोखा दे सकता है। हुआंग लेई को संतुष्ट करने के लिए सिर्फ पैसा होना ही काफ़ी नहीं है, अच्छा दिखना भी ज़रूरी है। इस बात पर जियाके के पास वास्तव में इनकार करने का कोई रास्ता नहीं था। वह एक बड़ी कंपनी में काम करता है जो फॉर्च्यून 500 में से एक है और उसकी आय बुरी नहीं है।
और देखने में भी वह काफ़ी आकर्षक है। जब तक वह इच्छुक है, वह सचमुच किसी लड़की को बहुत खुश कर सकता है। जिया के हंसी इस बात के लिए शुक्रगुजार थी कि वह इस समय कुछ खाया पी नहीं रही थी। क्या होगा अगर हुआंग लेई को पता चल जाए कि उसके इतने चुनने के बाद वह ऐसे आदमी के साथ आ गई? ये सब मेरी गलती है, हुआंग जिंग ने बहुत स्पष्ट कहा। वह शायद मेरे माता पिता से शिकायत करेगी, कहेगी कि चूंकि मैं हो जेन के साथ खुश नहीं थी, इसलिए मैंने जानबूझकर उनके लिए अवसर पैदा किए। इसमें कोई मदद नहीं थी, हुआंग लेई का यही कहना था। किसी भी मामले में वह कभी गलत नहीं होती। जब तक वृद्ध दंपति के पास पैसा है तब तक तो ठीक है, एक बार पैसा खत्म हो जाए तो समस्या हो जाएगी। विशेष रूप से हो जेन के माता पिता, जो दिखावे के प्रति जुनूनी थे और छोटे शहर से होने के बावजूद काफ़ी खर्च करते थे। उस समय हो के बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के लिए हुआंग लेई दंपति को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। इस जीवन में मतभेद और भी अधिक होंगे। जब भी हुआंग लेई और उसके पति के बीच झगड़ा होता था, हुआंग लिक्सिन और उसकी पत्नी निश्चित रूप से हुआंग लेई का पक्ष लेते थे, खासकर यदि घर का अधिकांश हिस्सा हुआंग लिक्सिन और उसकी पत्नी द्वारा भुगतान किया गया हो जेन वास्तव में सभी तरफ से कुचला जाता था। ये परिवार शीत युद्ध के खेल खेलने में बहुत माहिर था। उन्होंने मूल मेजबान के विरुद्ध इस रणनीति का प्रयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, विशेष रूप से मेजबान के संवेदनशील स्वभाव के कारण। बेशक अब इसके संकेत पहले से ही थे, लेकिन हुआंग जिंग के लिए ये वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता था। वर्तमान हुआंग जिंग द्वारा तथाकथित शीत युद्ध तकनीकों का उपयोग उनके विरुद्ध भी किया जा सकता है। उनकी बात छोड़ो, चलो चर्चा करते हैं कि वसंतोत्सव में कहाँ जाना है। कंपनी काफ़ी विचारशील थी। आमतौर पर वसंत महोत्सव की छुट्टियां 10 दिनों तक चलती हैं, इसलिए हर कोई अपने परिवार के साथ जश्न मनाने के लिए वापस जा सकता है, या यदि वे यात्रा कर रहे हैं तो अधिक आनंददायक यात्रा कर सकते हैं। जियाके ने शुरू में जापान जाकर वहां के बर्फीले दृश्य देखने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे याद आया कि हुआंग जिंग के पास जापान का वीज़ा नहीं था, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि नए साल से पहले वीज़ा पाने के लिए पर्याप्त समय होगा या नहीं। सुरक्षित रहने के लिए हम ऑस्ट्रेलिया क्यों न चलें? क्या आप वहाँ कोई व्यापारिक यात्रा पर नहीं गए थे? ऑस्ट्रेलिया एक सड़क यात्रा। उसने जिया के साथ ड्राइविंग टेस्ट दिया था और अफसोस की बात है कि लाइसेंस मिलने के बाद उसने ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाई थी। वह अपनी ड्राइविंग कुशलता के बारे में निश्चित नहीं थी। ठीक है, मैं देखूंगा कि मुझे कार मिल सकती है या नहीं। हम पहले अभ्यास कर सकते हैं। हालांकि वहाँ भीड़ कम है, लेकिन शहरों में अभी भी कारों की भरमार है। यद्यपि मूल मेज़बान ने विदेश यात्रा की थी, लेकिन ये हमेशा एक बड़े समूह के साथ व्यापारिक यात्रा के लिए होता था। यदि खाली समय होता भी था तो वह केवल टैक्सी लेकर गंतव्य तक जाने, परिवार के लिए कुछ उपहार खरीदने के लिए होता था। लेकिन अब अवकाश यात्रा पर केवल टैक्सियों पर निर्भर रहना समस्याजनक होगा। हालांकि इन बड़े शहरों की सड़कों पर गाड़ी चलाना सीखते समय उसे कितना कौशल दिखाना चाहिए। ड्राइविंग में कुशल होने के बावजूद अनुभवहीन होने का दिखावा करना उसके लिए काफ़ी तनावपूर्ण था। चिंता मत करो, हम ड्राइविंग रेंज पर चलेंगे। जियाके ने हुआंग जिंग की घबराहट देखकर सोचा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह सड़क पर गाड़ी चलाने को लेकर चिंतित थी। ठीक है, जियाके को गलत समझने दो, अगर यह ड्राइविंग रेंज पर ड्राइविंग के बारे में है तो हुआंग जिंग वास्तव में चिंतित नहीं था। फिलहाल उसकी ड्राइविंग कुशलता ठीक थी और विदेश में कुछ दिन रहने के बाद उसकी कुशलता स्वाभाविक रूप से बेहतर हो जाएगी और संदेह भी नहीं पैदा होगा। शायद भविष्य में विदेश यात्रा के दौरान उन दोनों का स्वयं ड्राइविंग टूर पर जाना सामान्य बात हो जाएगी। हाँ, हमें अपने ड्राइविंग कौशल में सुधार करने की आवश्यकता है। जब हम विदेश में होते हैं तो स्वयं गाड़ी चलाना बहुत बेहतर होता है। विशेष रूप से विदेशों में, बड़े शहरों में ये ठीक है, लेकिन यदि आप सुंदर दर्शनीय स्थलों पर जाना चाहते हैं तो आप कार के बिना नहीं रह सकते। जब हम गाड़ी चलाना सीख जाएं, तो चलिए यूरोप की एक स्वनिर्देशित यात्रा पर चलते हैं। जियाके को ऐसे ही रोमांच की चाहत थी, लेकिन दुख की बात है कि उसे कभी भी समान विचारधारा वाला कोई दोस्त नहीं मिला। लेकिन ये ठीक है, अब उसके पास हुआंग जिंग था, एक सफल टीम गठन की गारंटी थी, और निश्चित रूप से अगर कोई लड़का होता तो ये बहुत अच्छा होता। हालांकि ऐसा आदमी मिलना मुश्किल था। कोई बात नहीं, ये ठीक था जब तक वे सुरक्षित स्थानों पर चले जाते। जियाके को फिर से आश्वस्त महसूस हुआ। इस प्रकार दोनों ने खुशी खुशी यह निर्णय लिया कि वे अपनी छुट्टियों के लिए कहाँ जाएंगे, और उसके बाद उड़ान और होटल की बुकिंग की गई। यद्यपि हुआंग जिंग अनुभवहीन था, लेकिन जियाके को सब पता था और उसने जल्द ही होटल और टिकट बुक कर लिए। सब कुछ हो गया और अब हमें बस छुट्टी पर जाने का इंतज़ार है। जियाके इस यात्रा का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। मुझे छोड़कर जाने की हिम्मत मत करना, जियाके ने हुआंग जिंग को सख्ती से चेतावनी दी, क्योंकि पिछले अनुभवों ने इस तरह की सावधानी की आवश्यकता बताई थी। आराम करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हुआंग जिंग ने उसे आश्वासन दिया कि इस बार हुआंग लिक्सिन और उसकी पत्नी कोई समस्या नहीं होंगे। आखिरकार वे हुआंग लेई की शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। यह अच्छा नहीं लगेगा यदि वह समारोह के दौरान गर्भवती दिखाई दे। हुआंग परिवार इस समय वास्तव में अराजकता में था। हुआंग लिक्सिन और उनकी पत्नी ने हाल ही में अपना चेहरा खो दिया था।
उन्हें देखने वाले कई लोग गपशप करते थे और जो लोग उनके करीब होते थे वे टिप्पणी करते थे कि हुआंग लेई बिल्कुल बिगड़ गया है। हुआंग लिक्सिन और उनकी पत्नी ने स्वीकार किया कि इस बार हुआंग लेई का व्यवहार बहुत ज़्यादा था, लेकिन उनके दिल में उन्होंने हो जेन और हुआंग जिंग को सबसे ज़्यादा दोषी ठहराया। विशेषकर हुआंग जिंग, अगर उसने चीज़ों को खराब नहीं किया होता तो ये स्थिति नहीं आती। आसपास के लोगों की घूरती निगाहों और फुसफुसाहटों ने आमतौर पर गर्वित रहने वाले हुआंग लिक्सिन और उनकी पत्नी को और भी अधिक क्रोधित कर दिया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस तरह के मामले को आंतरिक रूप से क्यों नहीं सुलझाया जा सकता। इसे बड़ा चढ़ाकर पेश करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है। मेरे पूरे जीवन का चेहरा उस मृत लड़की ने पीड़ा दी है। ठीक है, क्या उस लड़की ने आपसे संपर्क किया है? हुआंग लिक्सिन एक बार फिर गुस्से से भड़क उठा, फिर झांग शियाओया से पूछा। झांग शियाओया ने अपना सिर हिलाया। उसने मुझसे संपर्क नहीं किया है। क्या परिवार से संपर्क नहीं हुआ? हुआंग लिक्सिन ने कुछ बार ठंडी आवाज में कहा। नया साल लगभग आ गया है, वैसे भी जब वह इस बार वापस आएगी तो हम उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाएंगे। भले ही हम उसे एक बड़ा लाल लिफाफा दे दें, सब एक जैसा ही है। अगर वे इस बार इस लड़की को सबक नहीं सिखाते तो वह सचमुच सोचेगी कि उन्हें धमकाना आसान है। झांग शियाओया ने भी यही भावना व्यक्त की। ठीक है, अगर वह वापस भी आ जाए तो भी हमें उस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं बिस्तर भी ठीक नहीं करूंगी। हर बार जब हुआंग जिंग वापस आती तो उसे अध्ययन कक्ष के सोफा बेड को बिस्तर में बदलना पड़ता, फिर बिस्तर बिछाना पड़ता, जो झांग शियाओया को भी परेशानी भरा लगता था। उसके पास बहुत पैसा है, इसलिए उसे किसी होटल में रहने दो। हुआंग लिक्सिन भी हुआंग जिंग को घर पर नहीं देखना चाहता था, वरना उसे अपनी गलतियों का एहसास कैसे होगा। उसके इस हाल में क्या वह जियाओ लेई की देखभाल कर सकती है? हुआंग लिक्सिन ने सोचा कि कैसे हुआंग लेई ने पिछले कुछ दिनों में बहुत अधिक वजन कम कर लिया था और वह असहाय होकर आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। अब जब बच्चा हो गया है तो उसे नौकरी छोड़ देनी चाहिए। तुम्हारा मतलब है ये बच्चा? झांग शियाओया भी चिंतित थी। भले ही उन्होंने अभी बच्चे का गर्भपात करा दिया हो, फिर भी हुआंग लेई को एक सभ्य आदमी नहीं मिल पाएगा। हर कोई चेहरे की परवाह करता है। कौन हुआंग लेई जैसे कुख्यात व्यक्ति से शादी करना चाहेगा, खासकर जब वह बहुत ज़्यादा चयनशील है और कम आय वाले व्यक्ति से शादी नहीं करेगी। पिछले कुछ दिनों से लोग मुझसे हुआंग जिंग के बारे में पूछ रहे हैं। झांग शियाओया जितना ज़्यादा इसके बारे में सोचती उतना ही ज़्यादा गुस्सा आता, क्योंकि वह सोचती थी कि लोगों को हुआंग जिंग एक अच्छी लड़की लगेगी। उसे सचमुच समझ नहीं आता था कि वे ऐसा कैसे सोच सकते हैं। हुआंग जिंग के बारे में पूछ रहे हैं? उसके बारे में क्या? उसे संभावित साझेदारों से मिलवाने के लिए। हुआंग लिक्सिन के चेहरे पर अविश्वास था। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने माता पिता या बहनों का ख्याल नहीं रखता और फिर भी लोगों को अपने संभावित साझेदारों से मिलवाने में सक्षम है। उनके दिमाग में पानी भरा हुआ होगा। हाँ, ये सही है। हुआंग लिक्सिन की नज़र में क्या ये सिर्फ पानी भरा हुआ होना नहीं है? झांग शियाओया को भी लगा कि उनके दिमाग में पानी भर गया होगा, लेकिन दोबारा सोचने पर यह बिल्कुल सामान्य बात लगी। हुआंग जिंग दिखने में अच्छा है, एक अच्छे विश्वविद्यालय से पढ़ा है और उसकी नौकरी भी अच्छी है। हालांकि वह हुआंग जिंग को पसंद नहीं करती थी, लेकिन झांग शियाओया को यह स्वीकार करना पड़ा कि हुआंग जिंग के पास वाकई अच्छी योग्यताएं हैं। हुआंग लिक्सिन को यह बात पता थी, लेकिन ये ठीक इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि वह और भी क्रोधित हो गया। चाहे दूसरा पक्ष कितना भी अच्छा क्यों न हो, किसी का परिचय मत कराओ, वरना यह जियाओ लेई के मुंह पर एक तमाचा होगा। हुआंग लिक्सिन की नज़र में हुआंग लेई के पास हर चीज़ सबसे अच्छी होनी चाहिए और हुआंग जिंग को उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। काश उस समय हुआंग लिक्सिन सोच रहा था कि कितना अच्छा होता अगर हुआंग जिंग जिस विश्वविद्यालय में गया था वह हुआंग लेई के विश्वविद्यालय जितना अच्छा न होता। झांग शियाओया ने धीरे से आह भरी। कुछ नहीं किया जा सकता। उसने विश्वविद्यालय चुनते समय हमसे सलाह नहीं ली। जब हमें स्वीकृति पत्र मिला तो हम स्वीकृति पत्र को नष्ट करना, ऐसा कुछ था जो वे स्वयं नहीं कर सकते थे। इसे भूल जाओ। चलो भविष्य में उस लड़की को घर कमाने दें, उसे और अधिक कष्ट सहने दें, और जब उसे एहसास होगा कि घर बेहतर है तो वह समझ जाएगी। हुआंग जिंग चाहे कितनी भी सफल क्यों ना हो, हुआंग लिक्सिन की नज़र में उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था, वरना वह हम सब पर हावी हो जाएगी। क्या हम यह उम्मीद भी कर सकते हैं कि वह जियाओ लेई का थोड़ा बहुत ख्याल रखेगी? ऐसी उम्मीद करना बिल्कुल असंभव है। झांग शियाओया ने सिर हिलाया। हाँ, अगर वह न होती तो हमारे हुआंग लेई का अंत इस तरह नहीं होता। हमें इस वसंत महोत्सव में उसे निश्चित रूप से उसकी ही दवा का स्वाद चखाना होगा। इस प्रकार झांग शियाओया ने माहौल तैयार किया। हुआंग जिंग से कैसे निपटा जाए, इस पर दंपति अपनी राय और रुख पर आम सहमति पर पहुंच गए थे, लेकिन इससे भी अधिक परेशानी वाले मुद्दे उनके ध्यान की प्रतीक्षा कर रहे थे। हुआंग लेई और हो जेन का मामला सबसे पेचीदा मुद्दा था। क्या आपको सचमुच लगता है कि हमें उनकी शादी कर देनी चाहिए? झांग शियाओया ने उपेक्षापूर्वक अपनी आंखें घुमाईं। क्या आपको लगता है कि वे शादी से बच सकते हैं? जियो लेई गर्भपात कराने के लिए तैयार नहीं है और यहाँ तक कि उसने धमकी दी है कि अगर उसे बहुत ज़्यादा धक्का दिया गया तो वह इमारत से कूद जाएगी। झांग शियाओया, जो जीवन भर एक शिक्षिका रही, को अपनी बेटी को संभालने में सचमुच परेशानी महसूस हुई।
अब उसे एक बात पर पूरा यकीन हो गया था, जियाओ लेई, वह लड़की, सचमुच हमारे द्वारा बिगाड़ दी गई है। हुआंग लिक्सिन ने भी यह बात स्वीकार की, अब उसके लिए नौकरी ढूंढना वाकई मुश्किल है। हुआंग लेई के खराब कार्य व्यवहार के बारे में सभी जानते थे और यह केवल इसलिए संभव था क्योंकि वह अभी भी पद पर थे जिससे वह अपनी नौकरी बचा पाईं। सेवानिवृत्त होने के बाद हुआंग लिक्सिन इस बात की गारंटी नहीं दे सकती थी कि वह काम करना जारी रख पाएंगी। अब विचार करने पर हुआंग लिक्सिन ने सोचा कि हो जेन से हुआंग लेई की शादी इतनी बुरी नहीं होगी, चूंकि वह उससे शादी करने पर जोर दे रही है और पहले से ही एक बच्चा है, इसलिए हमें शादी पर चर्चा करनी चाहिए। झांग शियाओया ने सहमति में कहा, हम पहले साल के अंत में उसके माता पिता के साथ शादी पर चर्चा करने की योजना बना रहे थे। बस अब दुल्हन बदल गई थी लेकिन प्रक्रिया वही रही। हुआंग लिक्सिन को याद आया कि हुआंग जिंग ने कहा था कि हो जेन घर खरीदने के लिए पैसे बचा रहा था और निश्चित रूप से हुआंग जिंग भी पैसे बचा रहा था और साथ मिलकर घर खरीदने की योजना बना रहा था। जियाओ हो निश्चित रूप से डाउन पेमेंट में कम होगा और हुआंग जिंग की तरफ से पैसा मिलना असंभव है। हुआंग लिक्सिन ने गहरी सांस ली। वे बस अपने कामों में लापरवाह थे। अगर वे हुआंग जिंग के हाथों पकड़े न गए होते तो वह पैसा सुरक्षित हो जाता। अब हुआंग जिंग से कोई पैसा मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, जिसका मतलब था कि उन्हें कमी को पूरा करना था। झांग शियाओया ने गुनगुनाया, मैं अब ये सोच रहा हूं कि हमें शियाओ लेई के लिए घर खरीदना चाहिए या नहीं। क्या? हुआंग लिक्सिन चौंक कर खड़ा हो गया और झांग शियाओया को अविश्वास से देखते हुए बोला, क्या तुम्हें पता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? झांग शियाओया ऐसा बयान देने के लिए तैयार थे, बेशक मुझे पता है कि वहां आवास की कीमतें कितनी महंगी हैं। मेरी बात सुनो, हुजैन का वेतन अधिक हो सकता है लेकिन जियो लेई काम नहीं कर रही है और भले ही वह गर्भवती है और नौकरी की तलाश में बाहर नहीं जा सकती, आप उसकी स्थिति भी जानते हैं, वह बस काम करना पसंद नहीं करती है। क्या आपको लगता है कि बच्चे के बड़े हो जाने पर वह काम करने को तैयार हो जाएगी? आप ये भी जानते हैं कि बच्चा पैदा करने से वित्तीय दबाव कितना होता है। जियाओ लेई की खर्च करने की आदतों के बारे में आप भी जानते हैं। ऋण चुकाने, परिवार का भरण पोषण करने और जियाओ लेई के सभी खर्चों के साथ, क्या आपको लगता है कि जियाओ लेई को चाहता रहेगा? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हुजैन ने शुरू में हुआंग जिंग को धोखा दिया था, इसलिए ये सुनिश्चित करना मुश्किल है कि वह फिर से धोखा नहीं देगा। एक बार धोखा देने की आदत पड़ जाए तो यह अक्सर एक आवर्ती समस्या बन जाती है। खुद एक आदमी होने के नाते हुआंग लिक्सिन ये बात अच्छी तरह समझते थे, लेकिन अगर हम एक घर खरीदते हैं तो हमारा पैसा। हालांकि उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के लिए अच्छी खासी रकम बचा रखी थी, फिर भी घर खरीदना उनके लिए थोड़ा संघर्षपूर्ण होगा। हमारे पास जो भी दूसरी संपत्ति है उसे बेच दो और सब इस पर लगा दो, फिर इसे जियाओ लेई के नाम पर पंजीकृत कर दो ताकि हुआंग जिंग इसे हड़प न सके। झांग जियाओया की नज़र में हुआंग जिंग पूरी तरह से घृणित माना जा सकता था। इसके अलावा यह जियाओ लेई की विवाह पूर्व संपत्ति होगी, इसलिए भले ही हुजैन के माता पिता उनके साथ रहने आएं, वे जियाओ लेई के साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकते। अगर जियाओ के इरादे कभी कुछ और हों तो घर अब भी हमारा है और हम उसे दफा हो जाने के लिए कह सकते हैं। झांग जियाओया को अब भी हुजैन के बारे में संदेह था। ये सुनकर हुआंग लिक्सिन ने सहमति व्यक्त की, ये सही है, इस तरह हम हुआंग जिंग की उम्मीदों को खत्म कर सकते हैं, परिवार की संपत्तियों को उससे असंबंधित रख सकते हैं और जियो लेई को सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत दे सकते हैं। हुआंग जिंग ने अपना सारा सामान नए घर में स्थानांतरित कर दिया। यद्यपि ये थका देने वाला था और बहुत सारा काम व्यवस्थित करना था, फिर भी उसे अच्छा महसूस हुआ। इस कदम के साथ उसने आधिकारिक तौर पर अपने पिछले जीवन को समाप्त कर दिया था। उसने जिया के साथ अपना सामान व्यवस्थित किया, फिर मदद के लिए धन्यवाद देने के लिए खाना खाने के लिए बाहर चली गई। जब हुआंग जिंग घर पहुंची तो उसने हुआंग लेई द्वारा भेजा गया एक संदेश देखा। पाठ के माध्यम से वह उस समय किसी के चेहरे पर उत्साह को महसूस कर सकती थी। हुआंग लेई, माँ और पिताजी हुजैन के साथ मेरी शादी के लिए सहमत हो गए हैं। उन्होंने मुझे वैवाहिक घर का एक सेट उपहार में देने का फैसला किया है, ठीक उसी शहर में जहां वह काम करता है। हुआंग लेई, ये 3 बेडरूम वाले अपार्टमेंट की पूरी नकद खरीद होगी। संदेश पढ़ने के बाद हुआंग जिंग को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। यद्यपि हुआंग लेई और हुजैन का इस जीवन काल में विवाह नहीं हुआ था, फिर भी उनके बीच मतभेद पहले से ही थे। हुआंग लिक्सिन और उनकी पत्नी वास्तव में हुआंग लेई की शादी को लेकर बहुत चिंतित थे। इससे ये पता चलता है कि वह उनकी प्रिय बेटी थी। इसे पढ़ने के बाद हुआंग जिंग ने जवाब देने की भी जहमत नहीं उठाई। क्या घर खरीदना या न खरीदना उनकी चिंता का विषय था। इसके विपरीत इस घर को खरीदने से और अधिक समस्याएं आएंगी। वह अनुमान लगा सकती थी कि हुआंग लिक्सिन और उसकी पत्नी ऐसा क्यों कर रहे थे। ऐसा करने से घर हुआंग लेई की विवाह पूर्व संपत्ति बन जाएगा और इसका हुजैन से कोई लेना देना नहीं होगा। वे कानून जानते थे। क्या हुजैन को ये बात समझ में नहीं आई? रहने भी दो, वे सभी बुद्धिमान चतुर लोग थे, उन्हें हंगामा करने दो। जब हुजैन को पता चला कि हुआंग परिवार पूरी नकदी देकर 3 बेडरूम का अपार्टमेंट खरीदने में सक्षम है तो उसकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि हुआंग परिवार वास्तव में अमीर है।
उनका दूसरा विचार ये था कि उन्हें वैवाहिक घर की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वे अपने माता पिता के लिए एक घर खरीद सकते हैं। जब से उसे पता चला कि उसकी प्रेमिका उसके माता पिता की पसंदीदा है और एक अमीर परिवार से है, तब से वे लगातार उसे हुआंग लेई से अधिक मीठी बातें करने के लिए कह रहे थे ताकि बाद में दुल्हन पक्ष घर खरीद ले। जहां तक घर का स्वामित्व हुआंग लेई के नाम पर होने की बात है, हालांकि हो जैन को इससे असहजता महसूस हुई, लेकिन वह ये भी जानते थे कि इस मामले में हुआंग लेई ही निर्णय लेने वाले व्यक्ति नहीं थे। 3 बेडरूम वाले घर का मतलब था कि उसके माता पिता भविष्य में आकर रह सकेंगे और किराए पर बचत कर सकेंगे। ये वास्तव में अच्छी खबर थी। हुआंग लेई, घर का पूरा खर्च मेरे परिवार द्वारा वहन किया जाएगा। हालांकि आपके परिवार को नवीनीकरण का ध्यान रखना चाहिए। आप बिना कुछ योगदान दिए शादी नहीं कर सकते, है ना? हुआंग लेई ने सोचा कि यह अनुरोध बहुत ज्यादा नहीं था। एक पक्ष घर खरीदता है, दूसरा पक्ष उसकी मरम्मत का काम संभालता है। हो जैन अपने आप को क्या समझता था? बेशक उन्होंने वैवाहिक कानून का अध्ययन किया था। ये घर हुआंग लेई की विवाह पूर्व संपत्ति होगी, इसलिए यदि उनका कभी तलाक हो भी जाता है तो भी यह हुआंग लेई का ही होगा। लेकिन नवीनीकरण एक अलग मामला था। मकान का मूल्य बढ़ सकता है जबकि नवीनीकरण का मूल्य घट सकता है। इसके अलावा यदि कभी उनके बीच मतभेद हुआ और तलाक की नौबत आ गई तो उसे कितना मिलेगा? ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि हुआंग लेई उस समय काम नहीं कर रही थी और वह एक गर्भवती महिला थी जो काम नहीं कर सकती थी। इसका मतलब था कि उसे उसका समर्थन करना होगा। हो जैन ने जितना अधिक हिसाब लगाया उतना ही उसे लगा कि यह एक घाटे का सौदा है। मैं मरम्मत का काम संभालता हूं और अगर हम अलग हो गए तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। हो जैन, इसके अलावा आप काम नहीं करते, इसलिए आपकी कोई आय नहीं है। मैं ही आपका समर्थन कर रहा हूं। हो जैन, आपका परिवार निश्चित रूप से जानता है कि अपने पत्ते कैसे खेलने हैं। संपत्ति आपकी है और मैं इसमें बहुत योगदान देता हूं, लेकिन अंत में मेरे पास कुछ भी नहीं बचता। हो जैन, हुआंग लेई, मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हैं। अब वह जानता था कि हुआंग लेई उससे शादी करने के लिए उत्सुक थी, इसलिए वह जल्दी में नहीं था। आखिरकार हुआंग लेई चिंतित थी क्योंकि उसका बच्चा उसके पेट में था और हुआंग परिवार भी जल्दी में था। हुआंग लेई केवल असहाय होकर हुआंग लिक्सिन और उसकी पत्नी के साथ इस पर चर्चा कर सकता था। ये सुनकर वे इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अपने दांत पीस लिए। मैं जानता था कि इस आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जब उसने तुम्हारे लिए हुआंग जिंग को छोड़ दिया तो क्या यह इसलिए नहीं था कि उसने सोचा था कि तुम्हें धमकाना आसान है? हुआंग लिक्सिन ने तुरंत अपना आपा खो दिया। बस शादी रद्द कर दो। सच में, मैंने ऐसा आदमी कभी नहीं देखा। दुल्हन का परिवार घर का खर्च उठाता है और जब हम उसे मरम्मत का काम संभालने के लिए कहते हैं तब भी वह लगातार शिकायत करता रहता है। मैंने इतना कंजूस आदमी कभी नहीं देखा। जहां तक हुआंग लिक्सिन का सवाल है, हो जैन के बारे में उसकी राय पहले से ही बहुत खराब थी। अब ये शून्य पर आ गया है। क्या शादी तोड़ दो? हुआंग लेई घबरा गई। अपनी आंखें रगड़ते हुए वह बेकाबू होकर रोने लगी। नहीं, अगर मैं उससे शादी नहीं करूंगी तो मैं किससे शादी करूंगी? मैं हंसी का पात्र नहीं बनना चाहती। बिना शादी किए गर्भवती होने का विचार उसे एक बहुत बड़ा मजाक लगा। हुआंग लिक्सिन अब खुद को रोक नहीं सका और उसने हुआंग लेई की ओर देखा, जो अब जोर जोर से रो रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी मजाक नहीं हो? क्या ये भी उतना ही मजाक नहीं है? एक बहुत बड़ा मजाक। हुआंग जिंग को ये बात पता थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि हुआंग लिक्सिन भी ऐसा ही महसूस करेगी। झांग शियाओया हुआंग लेई को इतना दुखी होकर रोते हुए देखकर उत्तेजित हुए बिना नहीं रह सका। बूढ़े हुआंग, ये कैसा रवैया है? क्या आप जियाओ लेई से ऐसे बात करते हैं? मुझे पता है कि आप चिंतित हैं, लेकिन अपने बच्चे से बात करने का ये कोई तरीका नहीं है। झांग शियाओया ने हुआंग लिक्सिन को इशारा किया कि अगर वह ठीक से बोल नहीं पा रहा है तो चुप रहे। हुआंग लिक्सिन ने हुआंग लेई की ओर देखा, जो इतनी जोर से रो रही थी कि वह मुश्किल से अपनी सांस ले पा रही थी। ठीक है, हम घर के नवीनीकरण का काम संभाल लेंगे। सचमुच अब वे और क्या कर सकते थे? हुआंग लेई हो जैन से शादी करने पर अड़ी हुई थी और उसके माता पिता केवल इतना ही कर सकते थे कि वह मान जाए। झांग शियाओया अभी भी सोच रहा था कि हो जैन अचानक इतना मुखर क्यों हो गया। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि हुआंग लेई उसके बच्चे के साथ गर्भवती थी और उसने किसी और से शादी करने से इनकार कर दिया था। उसने सोचा कि हो जैन को कैसे समझाया जाए कि वह छोटी छोटी बातों पर परेशान न हो, क्योंकि वे जीवन भर पति पत्नी बने रहेंगे। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हुआंग लिक्सिन ऐसा सुझाव देगा। लेकिन पैसा। झांग शियाओया हुआंग लिक्सिन से बहुत क्रोधित होने वाला था, जो हर चीज को बिगाड़ देता था, मदद करने के बजाय हमेशा परेशानी पैदा करता था। पैसा। हुआंग लिक्सिन कहना चाहता था कि घर पर पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर उसे याद आया, क्या हुआंग जिंग के पास जो पैसे हैं वे यहाँ नहीं हैं? ठीक है, उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हुआंग जिंग के पास लाखों थे जो बस उन्हें कवर कर सकते थे। हुआंग जिंग से भुगतान करने के लिए कह रहे हैं। अचानक हुआंग लेई ने रोना बंद कर दिया। ठीक है, अगर वे हुआंग जिंग से नकदी मांग सकें तो क्या इससे समस्या हल नहीं हो जाएगी?
मुद्दा यह है कि हुआंग जिंग का आदमी उसे ले गया था और यहाँ तक कि उसकी काम से जमा पूंजी भी उससे छीन ली गई थी। यह क्या था? इसका अर्थ है कि आपके पास कुछ भी नहीं बचा, व्यक्ति और धन दोनों चले गए। हुआंग लेई का मूड तुरंत ही खराब हो गया। अगर एक अच्छी नौकरी से उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं तो उसका क्या फ़ायदा? हुआंग जिंग को पता था कि हुआंग परिवार द्वारा घर के लिए पूरा भुगतान करने से हो जेन निश्चित रूप से परेशान हो जाएगा। यद्यपि उसे इस बात का अफसोस था कि वह इस नाटक को तुरंत नहीं देख सकी, लेकिन वह जानती थी कि घर पर कोई न कोई उसे इस बारे में बता देगा। इसलिए वह चुपचाप आगे की गतिविधियों का इंतजार करती रही। यह विलंबित संतुष्टि हो सकती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक रसदार गपशप होती रहती, हुआंग जिंग कोई मीन मेख नहीं निकालता था। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसे इस स्थिति में घसीटा जाएगा। जब उसे झांग शियाओया का फ़ोन आया तो वह सचमुच आश्चर्यचकित हो गई। जिस तरह से हुआंग परिवार ने चीज़ों को संभाला, क्या उन्हें इस समय अपनी अवज्ञाकारी बेटी से संपर्क करने से बचना नहीं चाहिए? फिर भी अब जब वे उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे तो हुआंग जिंग का पहला विचार था, ओह नहीं, वे उसके पैसों पर नज़र रखने लगे हैं। वह किसी अन्य कारण के बारे में नहीं सोच सकी जिसके लिए वे उससे संपर्क करें। लेकिन चाहे वे पारिवारिक कार्ड खेल रहे हों या धमकी या प्रलोभन का इस्तेमाल कर रहे हों, उसके पास पैसे नहीं थे। झांग शियाओया ने सोचा था कि हुआंग जिंग कॉल का जवाब नहीं देगा, क्योंकि कॉल काफ़ी देर तक बजती रही और कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, उसने तुरंत पैसे की ज़रूरत का विषय उठाया, फिर हुआंग जिंग के जवाब का इंतजार करने लगी। हुआंग जिंग ने चुपचाप झांग शियाओया की बातें सुनी, पूरी तरह चुप रही। जब तक वह उन्हें पैसे देने या उधार देने की बात नहीं करती, तब तक वह इसे अपने माता पिता की शिकायतें सुनने के समान समझती थी। झांग शियाओया ने वास्तव में हुआंग जिंग से पैसे वसूलने का संकल्प लिया था, लेकिन जब उससे सीधे तौर पर मांगने की बात आई तो उसके पास ऐसा करने का साहस नहीं था। उसे उम्मीद थी कि हुआंग जिंग खुद ऐसा करने की पेशकश करेगी ताकि उसकी बदनामी न हो, लेकिन समस्या ये थी कि उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि हुआंग जिंग कोई आवाज़ नहीं करेगी। झांग शियाओया का फ़ोन पकड़े हुए हाथ धड़क रहा था। क्या आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है? हुआंग जिंग समझ गया कि उसका क्या मतलब था। वे उम्मीद कर रहे थे कि वह पैसे लाने के लिए स्वेच्छा से आगे आएगी। आप अपना पैसा कैसे खर्च करते हैं? आप इसे किस पर खर्च करते हैं? यह आपकी स्वतंत्रता है। हुआंग जिंग ने गंभीरता से कहा, वास्तव में आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। झांग शियाओया सचमुच हुआंग जिंग की प्रतिक्रिया पर गुस्से से बेहोश होने वाला था। हुजैन ने घर का नवीनीकरण करने से इनकार कर दिया है, लेकिन हमारे पास घर खरीदने और उसका नवीनीकरण करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। हुआंग जिंग, तो फिर ऋण ले लो। यदि आप ऋण नहीं लेना चाहते हैं तो 2 बेडरूम वाला मकान खरीद लें। यदि आप 3 बेडरूम वाले कमरे पर जोर देते हैं तो स्थान बदल दें। हुआंग जिंग, मेरा मानना है कि इसका समाधान अवश्य मिलेगा। झांग शियाओया ने अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि उन्हें पता था कि कुछ बातें स्पष्ट रूप से कहनी होंगी। यदि, मेरा मतलब है, यदि आपके पास पैसा है तो कुछ पैसे निकाल लें। ये बहुत बेशर्मी है। हुआंग जिंग हंसे, आपने मेरा आदमी चुरा लिया और अब आप मेरे पैसे लेना चाहते हैं। यह मेरे बैंक कार्ड का उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति से कैसे अलग है जो मेरे पैसे को स्थानांतरित करने की कोशिश कर रहा है? हुआंग जिंग ने ठंडे स्वर में कहा, आप पक्षपातपूर्ण हो सकते हैं, अपनी पूरी संपत्ति हुआंग लेई को दे सकते हैं, यह आपका विशेषाधिकार है। हुआंग जिंग, मेरे पैसे के लिए साजिश रचने का कोई कारण नहीं है। याद है, आपने हुआंग लेई के लिए एक घर खरीदा था। हम एक ही उम्र के हैं, क्या मेरे पास भी घर है? हुआंग जिंग, संक्षेप में कहूँ तो मेरे पास पैसा नहीं है। हुआंग जिंग, आपके इतने सारे संपर्क हैं, क्या आप पैसे उधार नहीं ले सकते? झांग शियाओया को उम्मीद नहीं थी कि उसके पूछने के बाद भी हुआंग जिंग इतना निर्दयी हो सकता है। इससे वह सचमुच क्रोधित हो गई। झांग शियाओया ने उग्रता से कहा, यदि आपकी नज़र में आपके माता पिता नहीं हैं तो वसंत महोत्सव के लिए वापस मत आइए। उसे वसंत महोत्सव के लिए वापस आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को बहुत गुस्सा आ गया हो, अन्यथा उसने ऐसा बयान नहीं दिया होता। हुआंग जिंग ने वैसे भी वापस जाने की योजना नहीं बनाई थी, उसने पहले ही अपनी यात्रा का कार्यक्रम बुक कर लिया था। लेकिन अब जब झांग शियाओया ने बात कर दी है तो निश्चित रूप से वह इसका अच्छा उपयोग करेगी। हुआंग जिंग ने गहरी आवाज में पूछा, क्या यह आपकी राय है या आपकी और पिताजी की? झांग शियाओया को लगा कि हुआंग जिंग वास्तव में घबरा रहा था और अंदर से आत्मसंतुष्ट महसूस कर रहा था। क्या मुझ में और तुम में कोई अंतर है? झांग शियाओया, मेरी राय आपके पिताजी की राय है। हुआंग जिंग ने ओह कहा, फोन रख दिया और फिर परिवार समूह में हुआंग लिक्सिन और उनकी पत्नी ने एक बार फिर वही सवाल पूछा। हुआंग लिक्सिन ने देखा कि हुआंग जिंग परिवार समूह में फिर से पूछ रहा था और इससे उसे वास्तव में बहुत गुस्सा आया। हुआंग लिक्सिन को अब कोई परवाह नहीं थी और उन्होंने समूह में सीधे जवाब दिया, कोई व्यक्ति जो आपके जैसे अपने माता पिता का अनादर करता है, आपको वापस क्यों आना चाहिए? हुआंग जिंग, सिर्फ इसलिए कि आप हुआंग लेई के लिए एक विवाह भवन खरीदना चाहते हैं और आपके पास मरम्मत के लिए पैसे की कमी है, आप चाहते हैं कि मैं पैसा लगा दूं।
मैं इससे असहमत हूँ और अब आप मुझे घर नहीं जाने देंगे। हुआंग जिंग, ठीक है, चूंकि न तो आपको और न ही माँ को मेरी भावनाओं की परवाह है, तो मैं वापस नहीं आऊँगा। हुआंग जिंग, इससे आपको समय आने पर मुझे देखने की असुविधा से छुटकारा मिल जाएगा। आप 3, नहीं 5 लोगों के परिवार के रूप में एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। हुआंग जिंग बहुत दृढ़ थी, क्योंकि हुआंग लिक्सिन उसे वापस लौटने की अनुमति नहीं दे रहा था, इसलिए वह बिल्कुल भी वापस नहीं जाएगी। हर बार जब वह वापस जाती थी तो उसे बड़े और छोटे बैग ले जाने पड़ते थे, फिर वे मॉल में खरीदारी करने जाते थे, बाहर खाना खाते थे। सभी को उम्मीद रहती थी कि हुआंग जिंग भुगतान करेगी, क्योंकि वह अधिक पैसा कमाती थी। हर बार आने पर उसे हजारों का खर्च आता था। उस पैसे से वह आसपास टहलना पसंद करेगी, जिससे उसे अच्छा महसूस होगा। हुआंग लिक्सिन और उनकी बेटी के बीच फिर से झगड़ा हुआ और देखने वाले लोग पहले तो स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि अचानक से वे फिर से क्यों झगड़ने लगे। जब उन्होंने देखा कि हुआंग जिंग ने समूह में क्या सामग्री साझा की थी और ये तथ्य कि तीनों हुआंग लिक्सिन में से किसी ने भी आपत्ति नहीं जताई थी, तो सभी लोग हैरान रह गए। हर कोई जानता था कि हुआंग लिक्सिन पक्षपाती थी, लेकिन हुआंग लेई द्वारा हुआंग जिंग के आदमी को चुराने के बारे में उन्हें नहीं पता था कि क्या कहना है। अगर हुआंग जिंग अपने आदमी को रखने में सक्षम होती तो उसने उसे धोखा नहीं दिया होता। फिर भी उस आदमी को पहले ही ले जाया जा चुका था और वे अभी भी हुआंग जिंग के खिलाफ योजना बना रहे थे कि वह हो जेन के साथ विवाह का घर खरीदने के लिए जो बचत करना चाहती थी उसे हड़प लिया जाए। ये वास्तव में अत्यधिक था। इससे भी अधिक अपमानजनक बात यह थी कि जब हुआंग जिंग ने असहमति जताई तो इस दंपति ने उसे घर न आने के लिए कहा और उसे अवज्ञाकारी बेटी कहा। हर कोई हुआंग लिक्सिन के अपनी पत्नी के प्रति पक्षपात की हद से हैरान था। कुछ रिश्तेदार खुद को हुआंग लिक्सिन को फोन करने से नहीं रोक पाए तथा उन्हें संकेत दिया कि वे ऐसा पक्षपात करना बंद करें। आखिरकार हुआंग लिक्सिन और उनकी पत्नी ने अपना पैसा कैसे खर्च किया यह उनका अपना मामला है, लेकिन उन्हें हाल ही में परित्यक्त हुआंग जिंग द्वारा बचाए गए धन को हड़पने की योजना नहीं बनानी चाहिए। हुआंग लिक्सिन पहले से ही हुआंग जिंग के व्यवहार से बहुत असंतुष्ट था और जब उसने देखा कि ये सभी रिश्तेदार हुआंग जिंग के पक्ष में बोल रहे हैं, वह इतना दुखी हो गया कि उसे लगा कि इन रिश्तेदारों को उसकी कोई परवाह नहीं है और उसने उनसे खूब बहस की और कहा कि वे उसे बिल्कुल भी नहीं समझते। ऐसा करके उसने कई रिश्तेदारों को नाराज कर दिया था, जिन्होंने संकेत दिया था कि यदि भविष्य में हुआंग लिक्सिन और उनकी पत्नी को कठिन समय का सामना करना पड़ा तो वे उनकी मदद नहीं करेंगे। हाँ, ये सही है, वे जानते थे कि हुआंग लिक्सिन और उनकी पत्नी अपने घरों में से एक को बेचने और अपनी सारी बचत का उपयोग करके हुआंग लेई के लिए एक विवाह घर खरीदने की योजना बना रहे थे, जिससे उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या इस जोड़े ने अपना दिमाग खो दिया है। काम के प्रति हुआंग लेई के रवैये का तो जिक्र ही न करें। उसकी शिक्षा और योग्यता को देखते हुए वहां पहुंचने के बाद उसे किस तरह की अच्छी नौकरी मिल सकती थी। और ये लड़की हमेशा से ही पैसों के मामले में फिजूल खर्ची करती रही है। जब उसका बच्चा होगा तो उसे निश्चित रूप से और अधिक पैसों की जरूरत होगी। वह आदमी कितना देने को तैयार होगा? यदि उन्होंने योगदान भी दिया तो भी यह संभवतः उनके 3 सदस्यीय परिवार के जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं होगा, जिसका अर्थ है कि हुआंग लिक्सिन और उनकी पत्नी को अभी भी सहायता प्रदान करनी होगी। उच्च वेतन के बावजूद उनके पास अपने खर्चों के लिए पर्याप्त धन नहीं होगा, तो वे सेवानिवृत्ति के लिए बचत कैसे कर पाएंगे? लेकिन दंपति ने उनकी बात नहीं सुनी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि हुआंग लेई और उनके पति कभी भी उनके प्रति निर्दयी नहीं हो सकते। उनकी नज़र में हुआंग लेई सबसे अधिक पुत्रवत संतान थी। लोग असहाय महसूस करते थे और कहते थे कि इस दंपति का सिर पानी में डूबा हुआ है और एक दिन उन्हें इसका पछतावा होगा। हुआंग जिंग को इस बात की परवाह नहीं थी कि उन्हें इसका पछतावा होगा या नहीं। उसे विश्वास था कि अब वह काफ़ी सहज महसूस कर रही है। यद्यपि वह चंद्र नव वर्ष पर वापस नहीं जा रही थी, फिर भी उसके चाचा चाची और अन्य रिश्तेदारों को नए साल पर उससे मिलने और उपहार देने की आवश्यकता थी। इस वर्ष वह निश्चित रूप से नए साल पर मिलने नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने केवल लाल लिफाफे भेजने का निर्णय लिया, प्रत्येक व्यक्ति के लिए 666। गणना करने पर यह राशि परिवारों के लिए कई हजार होगी और निश्चित रूप से वह हुआंग लिक्सिन और उसकी पत्नी को नहीं छोड़ सकती थी और उन्हें 888 दे सकती थी। यदि वे इसे स्वीकार न करना चाहें तो भी ठीक था। दूसरी बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वे लोग बहुत पैसा कमाते हैं और इतनी छोटी राशि की परवाह नहीं करेंगे। हालांकि उसे कई हजार रुपये खर्च करने पड़ते, फिर भी यह नए साल की पूर्व संध्या पर वापस जाने से सस्ता था। केवल 2 पारिवारिक भोजन की मेजबानी का खर्च ही 10,000 के करीब होगा। सिगरेट, शराब का मानक तो और भी ऊंचा होना चाहिए था। इसके अलावा किराने का सामान, नाश्ता, पूरक आहार और हुआंग लिक्सिन और उनकी पत्नी को दिए गए पैसे चंद्र नव वर्ष पर कम से कम 20,000 से अधिक खर्च होंगे। हे भगवान, जब तक कोई गणना नहीं करता तब तक उसे इसका एहसास नहीं होता। ये सचमुच चौंकाने वाली बात है कि कितना पैसा खर्च किया गया और यह कितना थका देने वाला था। जब घर पर मेहमान आते तो उसे चाय परोसना पड़ता और फल काटने पड़ते और उनके जाने के बाद उसे साफ सफाई भी करनी पड़ती। ये कहा जा सकता है कि घर पर नया साल मनाना महंगा और श्रमसाध्य दोनों है। इस बार वह वापस नहीं जा रही थी और यह भी अनिश्चित था कि नए साल पर आने वालों का स्वागत कौन करेगा और सफाई कौन करेगा।
हुआंग ली पर भरोसा करना असंभव था, इसलिए यह बहुत संभव था कि झांग शियाओया ऐसा करेंगे, क्योंकि उन्हें नए साल की हलचल का प्रत्यक्ष अनुभव होगा। कोई न कोई हमेशा शिकायत करता रहता है कि नया साल कितना व्यस्त होता है, इसलिए उन्हें एक बार फिर से इस व्यस्त मौसम का पूरा अनुभव लेने दीजिए। बेशक, हुआंग और झांग परिवार के रिश्तेदारों के नए साल के भोज की मेजबानी का खर्च भी था, जिसे दंपत्ति को ही वहन करना था। अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उत्सुक दंपति के बारे में मैं सोच रहा हूं कि इतना पैसा खर्च करने के बाद उन्हें कैसा महसूस होगा। भागदौड़ और भागदौड़ के बीच हुआंग जिंग हर दिन ओवरटाइम काम करने में व्यस्त थी। अब जो अलग था वह यह था कि उसके पास काम पर आने जाने के लिए कंपनी थी। कभी कभी जब उन्हें भूख लगती थी तो वे वापस जाने से पहले देर रात को एक साथ कुछ नाश्ता कर लेते थे। यदि वे अपना काम जल्दी समाप्त कर लेते और उन्हें अगले दिन काम नहीं करना होता तो वे जिया के साथ रेड वाइन पीते और अच्छी बातचीत करते तथा इस अवसर का उपयोग अपनी यात्रा की योजना को अंतिम रूप देने के लिए करते। चूंकि उन्होंने केवल पहले दिन के लिए ही आवास बुक किया था, बाकी का निर्णय रास्ते में ही किया जाना था, इसलिए ठहरने के लिए जगह ढूंढना कभी भी कोई समस्या नहीं थी। जैसे जैसे छुट्टियां नज़दीक आती गईं, सबसे अंतर्मुखी सहकर्मी भी उनका बेसब्री से इंतजार करने लगे। चाहे नए साल पर घर लौटना हो या छुट्टियों पर जाना हो, ये कहना उचित है कि हर कोई व्यस्त था, फिर भी एक समृद्ध जीवन जी रहा था। प्रस्थान के दिन हुआंग जिंग और जिया के अपना सामान लेकर काम पर चले गए तथा काम के बाद सीधे हवाई अड्डे के लिए रवाना होने वाले थे। उस दिन काम पर सामान ले जाने वाले वे अकेले नहीं थे, कई सहकर्मी जो जा रहे थे वे भी अपना सामान साथ लाए थे। विभाग प्रमुखों को पता था कि हर कोई छुट्टी के लिए उत्सुक है, इसलिए उन्होंने कुछ सारांश तैयार कर लिए और आगामी वर्ष के लिए कार्य सौंप दिए। बेशक, जिस चीज़ का सभी को सबसे अधिक इंतजार रहता था वह था वर्ष के अंत में मिलने वाला बोनस, जो परंपरा के अनुसार चंद्र नव वर्ष की पूर्व संध्या पर उनके वेतन खातों में जमा कर दिया जाता था। काम के आखिरी दिन माहौल बहुत शांत था। हुआंग जिंग दिन के अंत तक किसी तरह काम चलाती रही, फिर वह और जिया के मिले, कैफेटेरिया में अपना आखिरी डिनर किया और हवाई अड्डे के लिए टैक्सी ली। उस दिन हवाई अड्डे पर काफ़ी भीड़ थी और कई यात्री अपने साथ बड़े और छोटे बैग लेकर आ रहे थे। टिकट मिलने के बाद दोनों ने तेजी से चेक इन किया, कस्टम से गुजरे और फिर आराम करने के लिए एक जगह ढूंढी। पैसे बचाने के लिए उन्होंने इकोनॉमी सीटें खरीदी थीं और हालांकि उन्हें एक ठहराव भी था, फिर भी उन्हें थकान महसूस होने की आशंका थी। विमान में चढ़ने से पहले के समय का लाभ उठाते हुए उन्होंने आराम करने के लिए एक जगह ढूंढ ली। 20 घंटे बाद जब वे वहां पहुंचे तो उनकी प्रारंभिक पोशाक सामान्य से थोड़ी ही बेहतर थी। विमान के उतरने के बाद वे कपड़े बदलने के लिए शौचालय की ओर दौड़े और बुदबुदाने लगे, ये सचमुच ऐसा ही है। सौभाग्य से, ये जानते हुए कि यहाँ गर्मी है, उन्होंने छोटी आस्तीन और नीचे शॉर्ट्स पहन रखे थे। चलो एक सिम कार्ड, एक डेटा प्लान खरीदते हैं और फिर एक कार किराए पर लेते हैं। जिया के ने अकेले यात्रा करने के अपने अनुभव के साथ हुआंग जिंग को काम पूरा करने में मदद की। हुआंग जिंग चुपचाप जिया के का पीछा करता रहा, इस अपरिचित जगह में एक दूसरे पर निर्भर था। सफलतापूर्वक सिम कार्ड प्राप्त करने और कार किराए पर लेने के बाद उन्होंने अपनी पहली यात्रा शुरू करने से पहले वाहन से परिचित होने में कुछ समय लिया। हालांकि शुरुआत में उन्हें थोड़ी असुविधा हुई, लेकिन जल्द ही उन्हें कार की आदत हो गई। उन्होंने नेविगेशन शुरू कर दिया और अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू कर दी। जब हुआंग जिंग और जिया के दक्षिणी गोलार्ध में मौज मस्ती कर रहे थे, तब हुआंग लिक्सिन के 3 सदस्यीय परिवार ने हो परिवार के 3 सदस्यों की मेजबानी की। हुआंग लिक्सिन को पता था कि हो परिवार बेशर्म है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे बेशर्मी में खुद को भी मात दे देंगे। मदर हो ने पहले ही होजेन के साथ षड्यंत्र रच लिया था, क्योंकि वह जानती थी कि हुआंग लेई का मन किसी और पर नहीं बल्कि उसके ऊपर था। इससे वह बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि उसे ऐसी निर्णायक लड़कियां पसंद थीं, लेकिन एकमात्र कमी ये थी कि हुआंग लेई के पास कोई नौकरी नहीं थी। मदर हो ने हुआंग जिंग की ओर तिरस्कारपूर्वक देखा। आप जानते हैं कि हो जेन ने किस विश्वविद्यालय से स्नातक किया है? आपको ये भी पता होना चाहिए कि वह अभी कहाँ काम कर रहा है। सच कहूँ तो मैं हुआंग जिंग से बहुत खुश हूँ। उसके पास अच्छी नौकरी है और उसने एक अच्छे विश्वविद्यालय से स्नातक किया है। हुआंग लेई पिछले कुछ दिनों से शादी के लिए बार बार हो जेन से लड़ रही थी, अक्सर उसे हुआंग जिंग का जिक्र करते और विभिन्न तरीकों से उसकी प्रशंसा करते सुनती थी। इससे हुआंग लेई पहले ही काफ़ी परेशान हो चुकी थी और वह इसे सहन कर रही थी, लेकिन अब उसे आश्चर्य हुआ कि मदर हो भी उसमें गलतियां निकालने लगी थी। हुआंग लेई को लगा कि हो जेन को छीनने की उसकी योजना वास्तव में एक बड़ा मजाक थी। अगर आपको लगता है कि हुआंग जिंग इतनी अच्छी है तो अपने बेटे की उससे शादी करा दो। आपका बेटा उसके साथ सुलह करना चाहता है, लेकिन हुआंग जिंग उसे एक पल का भी समय नहीं देता। अगर आप दहेज नहीं दे रहे हैं तो शादी मत करो। आपको कुछ भी नहीं चाहिए और फिर भी आपके पास सब कुछ है। मेरे माता पिता ने दहेज में जो घर दिया था उसे आपका बेटा 20 साल काम करने के बाद भी नहीं खरीद पाएगा, और फिर भी वह मेरा तिरस्कार करने का साहस करता है। तुम्हें मुझसे घृणा नहीं करनी चाहिए, मैं तुमसे शादी भी नहीं करूंगी। हुआंग लेई भी गुस्सैल स्वभाव का था। कोई यह कह सकता है कि उसने इसे बार बार सहन किया था जब तक कि वह इसे और सहन नहीं कर सकी। अब जब पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं बची थी तो वह अब और पीछे नहीं हटेगी।
क्या? हुआंग लेई के शब्दों ने हो परिवार के तीनों सदस्यों को स्तब्ध कर दिया। हालांकि हो जेन को उससे कई असंतोष थे, लेकिन दहेज के रूप में मिले घर ने उसे वास्तव में संतुष्ट कर दिया। वहां कम से कम 3 बेडरूम वाला अपार्टमेंट था और हुआंग लेई काफ़ी आकर्षक था, जिसे आप सार्वजनिक रूप से सामने ला सकते थे। जहां तक नौकरी न होने की बात है तो यह कोई बड़ी बात नहीं थी। आखिरकार हुआंग लिक्सिन और उनकी पत्नी वहां थे, इसलिए इस बहू को उनके समर्थन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। यदि वह पोते को जन्म देती है तो शायद बड़ा हुआंग दंपति बच्चे के पालन पोषण का खर्च भी उठा लेगा। हुआंग लिक्सिन और उनकी पत्नी लंबे समय से हो परिवार के व्यवहार से नाराज थे। हुआंग लेई की खातिर चुप रहे और उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह शादी के खिलाफ फैसला करेगी। इससे हुआंग लिक्सिन खुश हो गए। ठीक है, अगर आप शादी नहीं करना चाहते हैं तो मत करो। वे सचमुच एक छोटे से इलाके के लोग हैं, इसलिए यह अनुचित है। वास्तव में वह सोच रही थी कि उसे हो जेन से ही शादी करनी चाहिए, किसी और से नहीं। पिछले कुछ दिनों में हुआंग लिक्सिन को भी यह एहसास हो गया था कि शादी के अलावा भी उनके पास और भी रास्ते हैं। उन्होंने पहले इनका उल्लेख नहीं किया था क्योंकि उन्हें लगता था कि इनके साकार होने की संभावना नहीं है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इनके साकार होने की अच्छी संभावना है। बच्चे का गर्भपात कराओ, फिर IELTS की पढ़ाई करो और विदेश जाने की तैयारी करो। सच में, एक घर की कीमत लाखों में होती है। क्या ये पैसा हुआंग लेई को पढ़ाई के लिए विदेश भेजने के लिए काफ़ी नहीं है? हो परिवार के तिरस्कार से निपटने के लिए उसे देश में क्यों रहना चाहिए? हम सचमुच ये असभ्य लोगों का समूह है। विदेश में अध्ययन, बाहर खाने पीने और खेलने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं। हुआंग लिक्सिन ने जो कहा था उससे हुआंग लेई सचमुच हैरान रह गया। ये कहना कि वह विदेश नहीं जाना चाहती झूठ होगा। विदेश जाना बहुत अच्छा होगा, वह दुनिया देख सकेगी और यहाँ तक कि हुआंग जिंग से बेहतर विश्वविद्यालय में भी जा सकेगी, है ना? हो जेन भी हैरान रह गया। यद्यपि घर हुआंग परिवार द्वारा खरीदा गया था, फिर भी वह चाहते थे कि हुआंग परिवार को ये पता चले कि वे परिवार के मुखिया हैं, चाहे वे इसे कुछ भी खरीदें। हुआंग लेई उसके सिर के ऊपर नहीं चढ़ सकता था, और न ही हुआंग लिक्सिन और उसकी पत्नी। यही कारण था कि वह शुरू में इतना असभ्य था। लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि चीज़ें इस तरह उलझ जाएंगी। हुआंग परिवार ने घोषणा कर दी कि वह शादी नहीं करेगी और इसके बजाय हुआंग लेई को विदेश भेजने की योजना बना रही है। वह कहना चाहता था, क्या विदेश जाना इतना आसान है? इसके अलावा हुआंग लेई बिल्कुल भी पढ़ाई में रुचि नहीं रखती थी, उसे पढ़ाई से नफरत थी। लेकिन क्या आजकल ऐसे लोग कम हैं जो पढ़ाई करना पसंद नहीं करते? कई शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्र अध्ययन के लिए विदेश चले जाते हैं। यदि आपके पास पैसा है तो यह संभव है। यदि हुआंग लेई ने उससे शादी नहीं की और इसके बजाय विदेश में पढ़ाई करने चली गई, तो उसे हुआंग जिंग और हुआंग लेई से भी बेहतर प्रेमिका ढूंढनी होगी। हो जेन को वास्तव में ऐसा करने में ज़्यादा विश्वास नहीं था। यदि उसे कोई बेहतर प्रेमिका मिल जाती तो वह मामले को इतना लंबा नहीं खींचता और न ही हुआंग लेई के साथ रहता। लंबे समय तक सोचने के बाद हो जेन को पता था कि इस समय केवल वही कोई कदम उठा सकता है। उन्हें पहले ये सुनिश्चित करना था कि हुआंग लेई सुरक्षित हो जाए। हो जेन ने हुआंग लेई को खुश करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह अब केवल विदेश में पढ़ाई करने के बारे में ही सोच रही थी। जब बात शादी करने और मां बनने की आई तो सच कहूं तो उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इससे हो जेन चिंतित हो गया। उसे अतीत में अपनी आवेगशीलता पर सचमुच पछतावा हुआ। उसे लगा कि वह हुआंग लेई को इस तरह या उस तरह से नियंत्रित कर सकता है। खैर, अब तो चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं, है ना? हुआंग लेई को इसकी कोई चिंता नहीं थी और अब उसके पास उसे मुश्किल में छोड़कर जाने का बेहतर विकल्प था। लेकिन चाहे ये कितना भी कठिन क्यों न हो, उन्हें चुनौती का सामना करना था और हार नहीं माननी थी। हुआंग जिंग को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि हुआंग लेई और हो जेन के बीच शादी फिर से इतनी हलचल पैदा करेगी। वह इस कम आबादी वाले क्षेत्र में गाड़ी चलाने के लिए उत्साहित थी। ये कुछ ऐसा था जिसे वह वास्तव में प्यार करती थी। ये जगह वाकई बहुत अच्छी है, ये सब मेरी ड्राइविंग पर निर्भर है। जिया के भी बहुत खुश थी। हालांकि भरपूर सनस्क्रीन लगाने के बावजूद उनकी त्वचा धूप से काली पड़ गई थी, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा जब तक वे अच्छे मूड में थे। हाँ, मुझे भी लगता है कि मेरे ड्राइविंग कौशल में बहुत सुधार हुआ है। ओह, क्या आसपास कोई चीनी रेस्तरां है जहां अच्छा समुद्री भोजन मिलता हो? जिया के समझ गया कि हुआंग जिंग का क्या मतलब था। कोई बात नहीं, स्वादिष्ट भोजन की संभावना से हुआंग जिंग निश्चित रूप से बहुत खुश थी। ओह, आज तो चंद्रमास का पहला दिन है न? पार्किंग करते समय हुआंग जिंग को कुछ याद आया। जिया के ने इन विवरणों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अपना फ़ोन चेक किया। ये सही है, चैट ग्रुप नए साल की शुभकामनाओं से भरा है। हुआंग जिंग ने आभार व्यक्त किया और अवसर का लाभ उठाते हुए कई बुजुर्गों को नववर्ष की शुभकामनाएं भेजने के साथ साथ उन्हें लाल लिफाफे भेजने का आदेश दिया। बेशक वह हुआंग लिक्सिन और उसकी पत्नी को नहीं भूली, उसने धन हस्तांतरण भी भेजा। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद जैसे ही हुआंग जिंग अपना फ़ोन रखने वाली थी, उसने चैट ग्रुप में किसी को ये पूछते हुए देखा कि वह अपनी नववर्ष की छुट्टियां कहाँ बिता रही है।
हर कोई जानता था कि वह वसंत महोत्सव के लिए वापस नहीं आई है और सोचा कि वह कहीं दूर अकेले ही अपना त्योहार मना रही होगी, जो काफ़ी निराशाजनक होगा। वे चाहते थे कि वह वापस आ जाए और साथ मिलकर नया साल मनाए। हुआंग जिंग ने जिया के साथ एक फ़ोटो ली और उसे ग्रुप में पोस्ट किया, मैं एक दोस्त के साथ ऑस्ट्रेलिया में यात्रा कर रहा हूँ। जैसे ही यह फ़ोटो और उसके शब्द ग्रुप में साझा किए गए तो फिर से हलचल मच गई। सभी ने सोचा था कि हुआंग जिंग का नवा वर्ष अकेले ही दुखद होगा, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वह ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर जाएगी। ये सबको आश्चर्यचकित क्यों न कर दे। वे सभी पूछने लगे, क्या आप ऑस्ट्रेलिया में यात्रा कर रहे हैं? रिश्तेदार भी, क्या आप समूह दौरे पर हैं? इसका क्या खर्चा आया? हुआंग जिंग, नहीं, मेरे मित्र को स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का अनुभव है। मैं उनके साथ हूं और पूरी यात्रा स्वनिर्देशित है। रिश्तेदार सी के मन में ये प्रश्न उठा, क्या समूह के साथ यात्रा करने की अपेक्षा अकेले यात्रा करना सस्ता है? क्या ये सस्ता है? हालांकि उन्हें अभी तक अंतिम बिल नहीं मिला है, लेकिन अब तक खर्च की गई धनराशि के आधार पर हुआंग जिंग केवल इतना ही कह सके, पैसे के मामले में ये वास्तव में कम महंगा नहीं है। सभी ने सोचा था कि अकेले यात्रा करने पर खर्च कम होगा, लेकिन पता चला कि उन्होंने पैसे बिल्कुल नहीं बचाए। सभी रिश्तेदारों ने अफसोस जताया, यदि यह सस्ता नहीं है तो समूह यात्रा में शामिल होना बेहतर होगा। कुछ लोग इस बात को लेकर उत्सुक थे कि यदि यात्रा करना सस्ता नहीं था तो हुआंग जिंग ने फिर भी स्वतंत्र रूप से यात्रा करना क्यों चुना। हुआंग जिंग, जब आप अकेले यात्रा करते हैं तो आप उन स्थानों पर जा सकते हैं जिन्हें आप वास्तव में देखना चाहते हैं और आप अपना समय स्वयं प्रबंधित कर सकते हैं। हुआंग जिंग, इसके अलावा समूह यात्राओं में प्रस्थान का समय ट्रैवल एजेंसियों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जबकि हमारी यात्रा के लिए सब कुछ हमारे अपने कार्यक्रम द्वारा निर्धारित होता है। कई रिश्तेदारों को अब भी लगता है कि हुआंग जिंग के पास इस तरह की बात करने के लिए बहुत पैसा होगा। उनके लिए विदेश यात्रा महंगी थी और इसके लिए सावधानीपूर्वक तुलना की आवश्यकता थी। हुआंग जिंग को यह भी पता था कि कई लोगों के लिए समूह भ्रमण के कई लाभ हैं, जैसे कि योजना बनाने की चिंता न करना और केवल गाइड का अनुसरण करना तथा कम खर्चीला होना। ये वह विकल्प था जो बहुत से लोग चुनते। शायद कुछ वर्षों में जब वे अधिक धन कमा लेंगे और उनकी मांगें बढ़ जाएंगी तो वे कोई दूसरा विकल्प चुनेंगे। हुआंग लिक्सिन खर्चों का हिसाब लगा रहे थे और उन्होंने वसंत महोत्सव के दौरान इतना पैसा खर्च करने की उम्मीद नहीं की थी। पिछले वर्षों में त्योहार के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदने के बावजूद उन्होंने उतना खर्च नहीं किया था। फिर भी अब उन्होंने पाया कि उन्होंने 10,000 से अधिक खर्च कर दिए हैं और अभी भी उन्हें और अधिक की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, उन्होंने भोज के लिए केवल जमा राशि का भुगतान किया था तथा शेष राशि उन्हें कार्यक्रम के दिन देनी होगी। उन्होंने अनुमान लगाया कि शराब और सिगरेट की लागत को मिलाकर उन्हें 6 या 7,000 रुपये और देने होंगे। वसंत महोत्सव की छुट्टियों के दौरान घर पर रहना भी कोई विकल्प नहीं था। निकटवर्ती यात्राएं और रात भर रुकने पर भी काफ़ी पैसा खर्च होता। झांग शियाओया भी थका हुआ महसूस कर रहा था, ये कैसे हो सकता है? अतीत में लोग पहले दिन नए साल की बधाई देने आते थे और मुझे याद नहीं कि यह इतना थकाऊ होता था। इतने सारे मेहमानों की मेज़बानी करने के बाद भी यह समय इतना थका देने वाला क्यों लगता है? जिस क्षण उसने थकान की शिकायत की, झांग शियाओया ने आदतन पुकारा, हुआंग जिंग, अभी क्या समय हो गया है? मेहमान कई बार आए हैं और आपको अभी भी नहीं पता कि उठना है या नहीं। जब हुआंग लिक्सिन ने हुआंग जिंग का नाम सुना तो उसकी आंखें अचानक चमक उठीं, क्योंकि उसे लगा कि शायद वह जानता है कि समस्या कहाँ है। उसने बड़ी मुश्किल से निगलते हुए कहा, पत्नी, तुम भूल गई हो, हुआंग जिंग इस बार नए साल के लिए वापस नहीं आया। जैसे ही हुआंग लिक्सिन ने इसका उल्लेख किया, झांग शियाओया को तुरंत समझ आ गया कि समस्या क्या थी। सच में, मैं उसे वापस आने के लिए सहमत क्यों नहीं हुआ? अगर वह वापस आ जाती तो खाना बनाने के लिए कोई होता, घर का काम करने के लिए कोई तो होता ही। मैं इतना मूर्ख कैसे हो सकता था? इस समय झांग शियाओया सचमुच पछतावे से भर गया। उसने सोचा था कि वह हुआंग जिंग को उसकी गलती का एहसास करा देगी, लेकिन इसके बजाय वे ही नुकसान में थे। आमतौर पर रिश्तेदारों के आने पर उपहार और मेज़बानी के लिए पैसा उसी से आता है। हुआंग लिक्सिन ने उदास चेहरे के साथ कहा, अब जब वह वापस नहीं आई है तो हम ही पैसा खर्च कर रहे हैं। उन्होंने हुआंग जिंग को असहज करने की आशा की थी, लेकिन अब उनकी जेबें भारी पड़ रही थीं। इससे भी बुरी बात यह थी कि उनके पास पर्याप्त धन नहीं था और उन्हें हर संभव पैसा बचाना पड़ा। हुआंग ली अपने फ़ोन पर वीडियो ब्राउज़ कर रही थी, तभी उसने देखा कि पारिवारिक चैट चल रही है। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वे उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, लेकिन जब उसने जांच की तो वह इतनी क्रोधित हुई कि फट पड़ी। हुआंग जिंग मौज मस्ती करने के लिए ऑस्ट्रेलिया चला गया है। क्या हुआंग जिंग मनोरंजन के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए? इस खबर से हुआंग लिक्सिन और उनकी पत्नी स्तब्ध रह गए। उनकी नज़र में हुआंग जिंग को अकेले ही एक दुखद नव वर्ष बिताना चाहिए था, लेकिन वह वास्तव में बहुत अच्छा समय बिता रही थी। देखिए, उसने अपने दोस्तों के साथ घूमने की तस्वीरें पारिवारिक चैट में पोस्ट की हैं, हुआंग ली ने कहा। उसका चेहरा ईर्ष्या से विकृत हो गया था। हुआंग लिक्सिन और उनकी पत्नी ने अपने फ़ोन उठाए और तेजी से स्क्रॉल करते हुए हुआंग जिंग की तस्वीरों को आक्रोश से देखा।
झांग शियाओया बार बार कहती रही, कितनी बेपरवाह बेटी है। हुआंग ली के लिए घर खरीदने हेतु पैसे बचाने के लिए वे एक निराशाजनक रूप से संयमित नववर्ष मना रहे थे, और अपने परिवार के तंग बजट के बीच हुआंग जिंग इसका भरपूर आनंद ले रहा था। झांग शियाओया इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था। झांग शियाओया इसे और सहन करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने सीधे चैट में हुआंग जिंग को बुलाया। हुआंग जिंग, आप वसंत महोत्सव के लिए घर नहीं आते हैं, आप यात्रा पर जाते हैं, क्या आप थोड़ा बचाना नहीं जानते हैं? क्या तुम्हें नहीं पता कि परिवार के पास पैसे की कमी है? जब हुआंग जिंग ने तस्वीरें पोस्ट की तो उन्हें पता था कि इससे हुआंग लिक्सिन नाराज हो जाएंगे और वह उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि उन्होंने अपना मन बदल लिया। हो सकता है कि वे व्यस्त थे और उन्होंने इसे अभी अभी देखा था, लेकिन जैसी कि उम्मीद थी वे उसकी आलोचना कर रहे थे। हुआंग जिंग ने पिछली बातचीत का स्क्रीनशॉट भेजकर जवाब दिया, यह आप ही थे जिन्होंने कहा था कि नए साल पर घर मत आना ताकि आप परेशान न हों। क्या मैं अपनी छुट्टियों की योजना स्वयं नहीं बना सकता? हुआंग जिंग, जहां तक धन की कमी का सवाल है, अगर आपको धन जुटाने की जरूरत है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि धन किस लिए है? हुआंग जिंग, आपका वेतन आपके आराम से रहने के लिए पर्याप्त है। हुआंग जिंग, तो अगर आपको दयनीय जीवन जीकर धन जुटाना है तो यह मेरी चिंता का विषय नहीं है। हुआंग जिंग, यदि आप बहुत अधिक दबाव महसूस करते हैं तो आप स्वयं पर इतना अधिक दबाव न डालने का विकल्प चुन सकते हैं। हुआंग जिंग, आप हुआंग लेई को एक बड़ा शादी का उपहार देने का फैसला करते हैं तो फिर कठिनाई के बारे में शिकायत न करें या यह उम्मीद न करें कि कोई अन्य पीड़ित आपके साथ कष्ट सहेगा। हुआंग जिंग, मुझे इससे बाहर रखो। हुआंग जिंग, इसके अलावा मैंने पाया है कि नया साल बाहर बिताने से मेरा मूड काफ़ी बेहतर हो गया है। चूंकि मेरी उपस्थिति से आपको खटास महसूस हो रही है, इसलिए आइए हम एक दूसरे को शांति से छोड़ दें। मानो मैं उनके उपदेशों को सुनना चाहता हूँ, मानो वे बहुत ही दुर्जय हैं। झांग शियाओया ने समूह में हुआंग जिंग द्वारा भेजे गए संदेशों की बौछार को देखा और उसका चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। उसने अचानक हुआंग लिक्सिन की ओर देखा। बूढ़े हुआंग, हुआंग जिंग के रवैये को देखो, वह ऐसी कैसे हो सकती है? हुआंग लिक्सिन ने समूह में संदेशों को घूर कर देखा। उसका चेहरा बहुत अप्रिय लग रहा था और काफी देर बाद ही उसने ऊपर देखा। अगर आप मुझे बताएं तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या आप हुआंग जिंग को डांटने में मदद कर सकते हैं? बच्चा बड़ा हो गया है, अब बड़ों की बात नहीं सुनता। इसके अलावा हुआंग लिक्सिन अपने दिल में जानता था कि अगर उसने हुआंग जिंग को डांटा तो वह निश्चित रूप से जवाबी कार्रवाई करेगी और कौन जानता है, वह फिर से चीजों को भड़का सकती है। ये सोचते हुए हुआंग लिक्सिन ने झांग शियाओया को असंतुष्ट रूप से देखा। अब आप संतुष्ट हैं? हुआंग जिंग जहां भी खेलना चाहती है, यह उसकी स्वतंत्रता है। तुम उसे इतनी कसकर क्यों पकड़ रहे हो? यदि आप वास्तव में उसे सीमा तक धकेलते हैं और यह फिर से विस्फोट हो जाता है तो आपको क्या लगता है कि हर कोई क्या सोचेगा? लेकिन वह विदेश में खेलने के लिए जाती है और यह भी नहीं सोचती कि इसमें कितना पैसा खर्च होगा। झांग शियाओया निराश थी। झांग शियाओया ने धीरे से कहा, उस पैसे से हम एक बाथरूम और एक रसोईघर का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। तो क्या? हुआंग लिक्सिन अपने माथे को रगड़ने से खुद को नहीं रोक सका। उस पल उसे लगा कि हुआंग लेई की मूर्खता निश्चित रूप से झांग शियाओया की वजह से थी। आपने उसे यह कहते नहीं सुना कि वह अपना घर किराए पर ले रही है, जिसका अर्थ यह है कि पैसा घर खरीदने में खर्च करना बेहतर होगा। हुआंग लिक्सिन का इरादा झांग शियाओया का ध्यान महत्वपूर्ण हिस्से पर केंद्रित करना था, लेकिन बाद में यह उसके होठों को सिकोड़ने जैसा लगा। उसके पास जो थोड़ा पैसा है उससे वह वहां एक घर खरीदना चाहती है। उसने कई बार उपहास किया, मुझे लगता है कि वह सपना देख रही है। वह ये नहीं सोचती कि अगर वह घर खरीदती तो हम उसे प्रायोजित करते, है ना? झांग शियाओया को सचमुच विश्वास था कि हुआंग जिंग सपना देख रही थी, जो बिल्कुल असंभव था। हुआंग लिक्सिन ने झांग शियाओया की भोली भली बात की बहुत प्रशंसा की। चिंता मत करो, उसकी नज़र तुम्हारे पैसों पर नहीं होगी। क्या तुम्हें यकीन है? हालांकि झांग शियाओया जानती थी कि हुआंग लिक्सिन ने जो कहा था वह ज्यादातर सही था, फिर भी वह असहज महसूस कर रही थी। यह कोई छोटी रकम नहीं है। हाँ, यह कोई छोटी रकम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हुआंग जिंग पैसे लेने के बजाय हमसे पूरी तरह से संबंध तोड़ लेगा। उसे इस बात की अधिक चिंता है कि एक बार पैसा ले लेने के बाद हम उससे हुआंग लेई और उसके बच्चे की देखभाल करने की अपेक्षा करेंगे। हमारी आय ठीक है, लेकिन उसकी भी ठीक है। हो जेन के अनुसार हुआंग जिंग की आय उनसे अधिक ही होगी, कम नहीं। उसकी जगह आप क्या चुनेंगे? हम उसे कितना लाभ दे सकते हैं? पहले हम उस पर दबाव डालने के लिए पारिवारिक संबंधों का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अब? हुआंग लिक्सिन ने गहरी सांस ली। उसे यह आभास था कि चाहे वे हुआंग जिंग को कितना भी नज़रअंदाज कर दे, उसे इसकी परवाह नहीं होगी, या यूं कहें कि वह इसे नज़रअंदाज कर देगी। हुआंग लिक्सिन को अचानक एक विचार आया, मुझे लगता है कि हमें हुआंग जिंग के प्रति अपना रवैया बदलना चाहिए। हम इस तरह नहीं चल सकते। क्या बिल्ली है? झांग शियाओया वास्तव में समझ नहीं पा रहा था कि हुआंग लिक्सिन क्या कह रहा था। क्या हुआंग जिंग के प्रति हमारा रवैया बदल गया? तुम्हारा मतलब है कि हम उस दुष्ट के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, है ना? झांग शियाओया ने हुआंग लिक्सिन को गुस्से से घूरा।
हुआंग लिक्सिन को पता था कि इस तरह की प्रतिक्रिया से झांग शियाओया परेशान हो जाएगी, लेकिन उसके पास ये कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या आपको लगता है कि हो झेन एक विश्वसनीय व्यक्ति है? हुआंग लिक्सिन ने पूछा। इस पर कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है, झांग शियाओया ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। क्या तुम्हें लगता है कि जियाओ लेई कुछ कर पाएगी? सोचने पर उसे एहसास हुआ कि मानक तय करना थोड़ा मुश्किल है, क्या वह अपने खर्चों को पूरा करने लायक पैसा कमा पाएगी? झांग शियाओया ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, इसके लिए किसी विचार की आवश्यकता नहीं थी। शियाओ लेई की मां होने के नाते वह जानती थी कि उसकी बेटी बहुत खर्चीली है और पैसा कमाने का सवाल ही नहीं उठता। अगर पुरुषों पर भरोसा नहीं किया जा सकता और उसके पास खुद भी क्षमता नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि हमारे जाने के बाद वह किस पर निर्भर रह पाएगी? हुआंग लिक्सिन को उम्मीद थी कि वे लंबे समय तक जीवित रह सकेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें वास्तव में उतनी सरल नहीं होती जितनी वे चाहते हैं, और सफल होने के लिए अधिक तैयारी की आवश्यकता होती है। किस पर भरोसा करें? झांग शियाओया ने बहुत पहले ही इस पर विचार कर लिया था और जल्दी से अपना निर्णय ले लिया। मुझे लगता है कि आप बहुत बड़े मूर्ख हैं। जियाओ लेई ऐसा नहीं करेगी, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है कि उसका बच्चा ऐसा ना करे। जरा सोचो, जियाओ लेई इतनी मूर्ख नहीं है, वरना हुआंग जिंग इतना उत्कृष्ट कैसे हो सकता है? हुआंग लिक्सिन निश्चित रूप से सहमत थे। उन्होंने निश्चित रूप से सोचा कि हुआंग लेई बुद्धिमान थे। हो झेन अपने परिवार के साथ कुछ न कुछ समस्या होने के बावजूद एक छोटी सी जगह से एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने और एक विदेशी कंपनी में इतनी दूर तक पहुंचने में अकेले ही कामयाब रहे। उसमें वास्तविक शक्ति और क्षमता है। क्या उनका बच्चा इससे भी बदतर हो सकता है? आप इस बात से अनजान नहीं हैं कि हुआंग जिंग जियाओ लेई से कितना घृणा करता है, ये सोचकर कि हम पक्षपाती हैं। झांग शियाओया को ऐसा नहीं लगता था कि वह एक पक्षपाती माँ है। उनका तर्क था कि यदि हुआंग लेई का बचपन से ही स्वास्थ्य खराब नहीं होता तो वह निश्चित रूप से हुआंग जिंग से अधिक सफल होती। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसकी जुड़वां बहन हुआंग जिंग ने गर्भ में रहते हुए ही उसके सारे पोषक तत्व छीन लिए थे, जिसके कारण हुआंग लेई का स्वास्थ्य जन्म से ही खराब रहा। फिर भी इस लड़की को इसके बारे में जरा भी अपराधबोध नहीं हुआ। वह एक सच्ची कृतघ्न थी। किसी भी मामले में, चाहे हुआंग जिंग कितनी भी कुशल क्यों न हो, झांग शियाओया उसे पसंद नहीं करती थी। क्या वह जियाओ लेई के साथ अच्छा व्यवहार कर सकती है? झांग जियाओया ने निश्चित रूप से नहीं सोचा था कि हुआंग जिंग हुआंग लेई के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। वह जानती है कि जियाओ लेई को अपनी शादी के लिए पैसों की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी वह मौज मस्ती के लिए विदेश जाती है। हाँ, मैं मानता हूं कि जियाओ लेई के परिवार ने पर्याप्त नहीं किया है, लेकिन अगर हो जेन को वास्तव में कोई समस्या नहीं होती तो क्या वह हुआंग जिंग से संबंध तोड़ लेती? मुझे लगता है कि समस्या उसमें है। कौन सा पुरुष ऐसी महिला को बर्दाश्त कर सकता है जो हर समय ओवरटाइम काम करती है? मैंने इस पर विचार किया है। अब जबकि जियाओ लेई का बच्चा है, हम अभी भी युवा हैं, हम निश्चित रूप से उसके लिए एक कुशल बच्चे का पालन पोषण कर सकते हैं। जियाओ लेई एक विशेष मामला है, इसलिए वह बहुत उत्कृष्ट नहीं है, लेकिन क्या हमने हुआंग जिंग को नहीं पाला? और चाहे वह हुआंग परिवार हो या झांग परिवार, क्या वह सबसे उत्कृष्ट नहीं थी? भले ही यह स्वीकार करना कठिन था, लेकिन यह निर्विवाद था कि हुआंग जिंग वास्तव में काफ़ी उत्कृष्ट थे। एक नाराज छोटी बहन अपने बच्चे से ज़्यादा करीब कैसे हो सकती है? झांग शियाओया जानती थी कि उसके विश्लेषण के बाद हुआंग लिक्सिन को भी पता चल जाएगा कि कैसे चुनना है। थोड़ी देर सोचने के बाद हुआंग लिक्सिन को भी लगा कि ये दृष्टिकोण हुआंग लेई के लिए सबसे अच्छा था। आखिरकार, अगर उन्हें सचमुच हुआंग जिंग को खुश करना होता तो ये बहुत ज़्यादा थका देने वाला होता। ये लड़की पहले से कहीं ज़्यादा परेशानी वाली हो गई थी। उन्होंने सहमति में कहा, ठीक है, आपका तर्क सही है। एक बार जब जियाओ लेई का बच्चा हो जाएगा और आप सेवानिवृत्त हो जाएंगे, तो आप बच्चे की देखभाल करने के लिए वहां जा सकते हैं। चलो उस पक्ष को बच्चे की देखभाल करने न दें, बच्चे को हमारा उपनाम रखना चाहिए। हुआंग लिक्सिन ने योजना बनाने का काम हो परिवार पर नहीं छोड़ा। आखिरकार, हो परिवार इस बात से काफ़ी नाराज था कि हुआंग लेई के बच्चे का उपनाम हुआंग होगा, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था क्योंकि उनके पास घर या दहेज के लिए पैसे नहीं थे और उन्हें सहमत होना पड़ा। बच्चे का उपनाम हुआंग रखना तो बस पहला कदम था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चा हुआंग परिवार के प्रति पूरी तरह से वफादार होकर बड़ा हो, उसका पालन पोषण हुआंग परिवार की देखरेख में होना चाहिए। झांग शियाओया ने सहमति में कहा, बिल्कुल, अन्यथा हमारा 3 बेडरूम वाला अपार्टमेंट किसी और को लाभ पहुंचा देगा। यद्यपि वे केवल एक बार ही मिले थे, लेकिन दुनियादारी और बुद्धिमान हुआंग लिक्सिन और उनकी पत्नी अच्छी तरह से जानते थे कि हो वरिष्ठ दंपति से निपटना आसान नहीं है, क्योंकि वे दूसरों का फायदा उठाने के लिए प्रवृत्त रहते थे। हुआंग दंपत्ति को पूरा विश्वास था कि हुआंग लेई उस बुजुर्ग दंपत्ति के सामने टिक नहीं सकता, खासकर तब जब हो झेन हुआंग लेई के पक्ष में नहीं खड़ा था। हो परिवार द्वारा धमकाए जाने से हुआंग लेई को बचाने के लिए हुआंग परिवार को उसके पीछे खड़ा होना पड़ा और उसे समर्थन देना पड़ा। ठीक है, घर खरीदते समय हुआंग जिंग को मौजूद रखना याद रखना, हुआंग लिक्सिन ने झांग शियाओया को बार बार याद दिलाया। खुशी के दिन सचमुच उड़ जाते हैं। हुआंग जिंग को हमेशा लगता था कि वह अभी अभी ऑस्ट्रेलिया पहुंची है और कई दिनों से खेली नहीं है, और कई जगहें ऐसी हैं जहां वह नहीं गई थी, और फिर अचानक वापस जाने का समय आ गया।
जैसे ही हुआंग जिंग ने अपना सामान पैक किया, वह तरह तरह के उद्गारों से भर गई। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अभी अभी आनंद लेना शुरू किया है और अब तो छुट्टियां भी खत्म हो गई हैं। यहाँ तक कि अब भी वह यात्रा की योजना बनाने और यहाँ तक उड़ान भरने के रोमांच को महसूस कर सकती थी। लेकिन अब जब उन्हें बताया गया कि उनकी छुट्टियां समाप्त हो गई हैं तो ये सचमुच निराशाजनक था। अनिच्छुक हुआंग जिंग की ओर देखते हुए जियाके ने कहा, अगर हमें मई दिवस की छुट्टी के दौरान ओवरटाइम काम नहीं करना पड़ता तो हम भी खेलने के लिए बाहर आ सकते हैं। वैसे मैं एक कार खरीद लूँ। पिछले कुछ दिनों की सड़क यात्रा ने जियाके को एहसास दिलाया कि कार रखना वाकई सुविधाजनक है। जियाके के लिए ऐसा सोचना अप्रत्याशित नहीं था। आखिरकार पिछले दिनों कार रखना सुविधाजनक साबित हुआ था। हुआंग जिंग का मानना था कि एक बार उनके पास कार हो जाए तो वे सप्ताहांत में मौज मस्ती के लिए आसपास के शहरों में जा सकेंगे। लेकिन एक मुख्य मुद्दा था, क्या आपको लगता है कि हम सप्ताहांत में खेलने के लिए बाहर जा सकते हैं? आमतौर पर सप्ताह के दिनों में ओवरटाइम काम करना और सप्ताहांत में अतिरिक्त घंटे काम करना आम बात थी। यदि एक दिन की छुट्टी भी मिलती तो हुआंग जिंग आराम करने और स्वस्थ होने के लिए घर पर ही रहना पसंद करते। हम अक्सर बाहर नहीं जाते और फिर कार का वार्षिक मूल्यह्रास, बीमा, रखरखाव शुल्क और पार्किंग शुल्क भी है, जो सभी खर्च हैं। वास्तव में यदि संभव हो तो आपको एक घर खरीद लेना चाहिए। मैं कंपनी के शेयर खरीदने के बाद घर खरीदने के लिए बंधक लेने की योजना बना रही हूँ। हुआंग जिंग को याद आया कि इस साल उनकी कंपनी के पास कुछ नई संपत्तियां लॉन्च होंगी। चाहे वह घर का मॉडल हो या शुरुआती कीमत, हुआंग जिंग काफ़ी संतुष्ट थी, इसलिए उसने खरीदारी करने की योजना बनाई। इसके अलावा क्या भविष्य में घर खरीदने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा? ऐसा लग रहा था कि प्रतिबंध नीति अगले साल लागू होने वाली थी। उस समय घर की तलाश में भागने के बजाय बेहतर होगा कि वह अब पर्याप्त समय का लाभ उठाकर वह घर खरीद ले जो वह चाहती है। लेकिन क्या ये सचमुच होगा? भविष्य में घर खरीदने पर कुछ प्रतिबंध होंगे, खासकर गैर स्थानीय लोगों के लिए। फिर भी ऐसी अफवाहें न जाने कितने समय से चल रही थीं। मौजूदा आवास की कीमतों पर नज़र डालें। बाहर से आए पैसे वाले लोग अपनी संपत्ति पर भरोसा करते हुए घर खरीदने के लिए समूह बना रहे हैं। अतीत में इससे आवास बाजार में नहीं जान आ सकती थी, लेकिन अब ये दृष्टिकोण कुछ हद तक प्रतिबंधित है। आवास की ऊंची कीमतों के कारण मकान मालिक ऊंचा किराया तय करते हैं। जब तक किसी का वेतन ऊंचा न हो, यहाँ आराम से रहना मुश्किल है। आईटी उद्योग अन्य शहरों में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अगर आप उन्हीं बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं तो ऐसी जगह क्यों न चले जाएं जहां वेतन तो समान हो, लेकिन किराया भी इतना अधिक न हो और आर्थिक दबाव भी इतना अधिक न हो। लेकिन ये सही नहीं है, जियाके ने हैरान होकर कहा। अगर संपत्ति सट्टेबाजों को प्रवेश करने से रोका जाता है तो क्या आवास की कीमतें वास्तव में गिर जाएंगी? भूमि अधिग्रहण की लागत बढ़ गई है। रियल एस्टेट डेवलपर्स दान नहीं करेंगे, वे अभी भी लाभ कमाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लेकिन बड़े पैमाने पर संपत्ति सट्टेबाजी के बिना अधिकारियों को लगेगा कि आवास की कीमतें इतनी तेजी से नहीं बढ़ेंगी। और वे ऐसी नीतियां भी पेश कर सकते हैं, जैसे कि कुछ निश्चित मानदंडों को पूरा करने वाले परिवारों को घर खरीदने की अनुमति देना। हम अविवाहित लोग तब नुकसान में रहेंगे। अंततः इसका मतलब ये हुआ कि बाहर से आए अविवाहित लोग घर खरीदने के योग्य नहीं हो सकते थे। क्या घर खरीदने के लिए किसी को परिवार का हिस्सा होना जरूरी है? जियाके की पहली प्रतिक्रिया थी, वाह, क्या यह एकल लोगों के साथ भेदभाव नहीं है? वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये सचमुच बहुत ज़्यादा है। अपनी पारिवारिक स्थिति के कारण जियाके ने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा। इसमें कोई मदद नहीं है। यदि आपका परिवार है और बच्चे स्कूल में हैं तो किसी अन्य स्थान पर काम करने के लिए जाने का मतलब है बहुत सारी बातों पर विचार करना, जैसे कि स्कूलों को बदलना और क्या वे अनुकूलन कर सकते हैं। इस तरह यदि नौकरी में गतिशीलता होगी भी तो वह स्थानीय क्षेत्र में ही होगी, जिससे प्रतिभा को बनाए रखने में मदद मिलेगी। लेकिन हम कुंवारों के लिए आपको क्या लगता है कि नौकरी बदलने की लागत क्या होगी? बात बस इतनी है कि सामान पैक करना अधिक परेशानी भरा होगा, साथ ही कि नौकरी के मुद्दे पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चों की स्कूली शिक्षा की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसमें शामिल होना निश्चित रूप से आसान है। नौकरी बदलने वाले एकल लोगों को चिंता करने की कम चीज़ें होती हैं। ये सच था या नहीं, इस बारे में हुआंग जिंग को पूरा यकीन नहीं था, क्योंकि वह इस सिस्टम में नहीं थी। वह जो कर सकती थी वह ये था कि जब तक उसके पास मौका था वह एक घर खरीद ले। जियाके ने सहमति में कहा, सामान पैक करने की जहमत नहीं उठाई और बस फर्श पर बैठ गई। तो आप किस आकार का घर खरीदने की योजना बना रहे हैं? कम से कम 2 बेडरूम, एक सोने के लिए और एक अध्ययन कक्ष के लिए। तो फिर आप निश्चित रूप से एक उचित रसोई घर चाहेंगे, ताकि आपको इस बात की चिंता न करनी पड़े कि पूरे स्थान में हलचल तलना जैसी गंध है। ठीक है, और अगर हम बाथरूम की बात करें तो ये बड़ा होना चाहिए और यदि संभव हो तो 2 बाथरूम होने चाहिए। मैं एक बाथटब स्थापित करना चाहता हूँ। ये वह बात थी जिस पर हुआंग जिंग ने जोर दिया था। हर दिन ओवरटाइम काम करने के बाद वह अक्सर सोचती थी कि कितना अच्छा होगा अगर घर में बाथटब होता। जियाके भी इन दिनों बार बार नहा रही थी। उसे ये सचमुच ताजगी देने वाला लग रहा था।
ठीक है, तो फिर हम पड़ोसी बने रहेंगे। यद्यपि वह नहीं जानती थी कि भविष्य में वह कहाँ काम करेगी, लेकिन यदि वह घर खरीद लेती है तो बाद में चाहे वह कहीं भी जाए, कम से कम उसके पास लौटने के लिए एक घर तो होगा। अच्छा, और एक बार मेरे पास घर हो जाए तो मुझे उस तरफ की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हुआंग जिंग जानती थी कि उसके शरीर की असली मालकिन की इच्छा थी कि उसका अपना घर हो, और अपने घरों को हम अपनी इच्छानुसार सजा सकते हैं। वर्तमान में हुआंग जिंग को अपनी पसंद की चीज़ें खरीदने से बचना पड़ा, क्योंकि उसे चिंता थी कि वहाँ सभी चीज़ें रखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होगी। जियाके को भी खरीदारी करना पसंद था, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी न किसी कारण से वह अपनी इच्छानुसार खरीदारी नहीं कर पाती थी। जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी, कंपनी का शेयरधारक बनने का प्रयास करना होगा और अपना खुद का घर खरीदना होगा। जियाके को इस क्षण महसूस हुआ कि उसके पास बहुत प्रेरणा है। जियाके को इतनी ऊर्जा से भरा देखकर हुआंग जिंग को भी ये दिलचस्प लगा। ठीक है, हमें कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन हमें अभी भी अपना सामान पैक करना है। इस यात्रा में हुआंग जिंग ने तथाकथित परिवार के सदस्यों के लिए उपहार खरीदने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए वह आराम से रह सकती थी। फिर भी अभी भी पैक करने के लिए काफ़ी सामान था, और हुआंग जिंग को लगा कि अगली बार जब वह यात्रा करेगी तो उसे इस बारे में अधिक सावधानी से सोचना होगा कि क्या सामान लाना है। जियाके ने ज़मीन पर बिखरे सामान को देखा और धीरे से कहा, चलो सामान पैक करते हैं। घर वापस आकर ये निश्चित रूप से गड़बड़ हो जाएगा। वह कैसे भूल सकती है कि दरवाजे और खिड़कियां बंद होने के बावजूद जगह निश्चित रूप से गंदी होगी और उसे साफ करने की आवश्यकता होगी, वास्तव में थका देने वाली। हुआंग जिंग इस बारे में भूल गई थी, लेकिन अब जब जियाके ने इस बारे में बात की थी तो उसने नाराजगी से उसे घूरा। चलो अप्रिय चीज़ों के बारे में बात नहीं करते। हुआंग जिंग की प्रतिक्रिया देखकर जियाके को सफाई के प्रति अपने प्यार की याद आ गई और उसे पता चल गया कि वह और भी अधिक नाराज होगी, इसलिए वह खुद को जोर से हंसने से नहीं रोक सकी। मैंने समझ लिया है। हालांकि हुआंग जिंग को भी सफाई पसंद थी, लेकिन वह मूल मालिक की तुलना में थोड़ी अधिक मजबूत थी, खासकर हो जैन के साथ झगड़े के बाद, क्योंकि वह बहुत सारी गंदगी को नज़रअंदाज कर सकती थी। क्या पता चला? जियाके को समझ नहीं आया और उसने हुआंग जिंग को उत्सुकता से देखा। जब मैं घर पहुंचूंगी तो सफाई करने वाली महिलाओं से पूछूंगी कि क्या वे कोई निजी नौकरी कर सकती हैं। क्या वह स्वयं सफाई करती है? ये तो प्रश्न ही नहीं था। विशेषकर जेट लैग वगैरह के कारण हुआंग जिंग को ऐसा नहीं लग रहा था कि उसका शरीर इसे संभाल सकेगा, खासकर तब जबकि उसे अभी भी काम करना था। क्या आप इसे किसी सफाईकर्मी से करवाएंगे? ठीक है, उसने ऐसा क्यों नहीं सोचा। ठीक है, मैं भी ऐसा ही करूंगी। इसलिए घर लौटने से पहले ही उन्होंने अपने परिचित सुरक्षा गार्ड के माध्यम से एक सफाईकर्मी से संपर्क कर लिया था जो ये काम कर सकती थी। सफाई का काम निपट जाने और उनके घरों की सफाई के लिए किसी के उपलब्ध हो जाने पर हुआंग जिंग और जियाके दोनों ने राहत की सांस ली है। जिस दिन दोनों परिवारों के माता पिता मिले, हुजैन को पता था कि हुआंग परिवार से निपटना आसान नहीं था। हालांकि उसने सोचा था कि उसने हुआंग लेई को सुरक्षित कर लिया है और वह गर्भवती थी, फिर भी उसे हमेशा लगता था कि हुआंग परिवार को नियंत्रित करना आसान होगा। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि हुआंग लेई के गर्भवती होने की बात तो दूर रही, भले ही बच्चा पैदा हो जाए, उसका स्वार्थी स्वभाव बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। जब भी उसे कोई काम दिलचस्प और लाभदायक लगता, वह अपने बच्चे या पति के बारे में एक बार भी सोचे बिना तुरंत उसे कर लेती। हुजैन को सचमुच इस बात का अफसोस था कि उसने पहली बार में हुआंग लेई को क्यों चुना था। हुआंग जिंग उससे अनगिनत गुना बेहतर थी। मूल रूप से उन्होंने हुआंग लेई को यह सोचकर चुना था कि हुआंग लिक्सिन और उनकी पत्नी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं और निश्चित रूप से उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे। बेशक उन्होंने हुआंग लेई के साथ गलत व्यवहार नहीं किया, लेकिन जहां तक हुआंग लेई के पति का सवाल है, यानी उनके बारे में, कहा जा सकता है कि वे पूरी तरह से षड्यंत्रकारी थे। अपने सामने दोनों को यह चर्चा करते हुए देखकर कि घर को कैसे व्यवस्थित किया जाना चाहिए, वह वास्तव में ये कहना चाहता था कि हुआंग लिक्सिन और उसकी पत्नी के लिए एक कमरा होगा, हुआंग लेई और उसके लिए एक कमरा होगा, और बच्चे के लिए एक कमरा होगा। तो फिर जब उसके माता पिता अपने बेटे और पोते से मिलने आएंगे तो वे कहाँ ठहरेंगे? लेकिन उसने पूछने की हिम्मत नहीं की। इस तथ्य के बावजूद कि झांग शियाओया पूरे समय हुआंग लेई के साथ परामर्श करती हुई दिखाई दी, हुजैन की राय को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए उसने उसकी असंतुष्ट अभिव्यक्ति को नहीं देखा। झांग शियाओया ने मन ही मन सोचा कि उसे ऐसा लग रहा होगा कि उसकी सास होने के नाते वह पक्षपात कर रही है और हुजैन के माता पिता के बारे में बिल्कुल भी विचार नहीं कर रही है। उस वृद्ध दंपति का तो जिक्र ही न करें। यदि हुआंग लेई की जिद न होती तो वे पहले ही ससुराल नहीं बन पाते। जियाओ हो, अगर तुम्हारे माता पिता आते हैं तो तुम्हें उस समय उनके लिए पास में ही एक होटल का कमरा बुक करना होगा। ऐसा किसने किया कि तुम्हारे पिताजी और मैंने जीवन भर कड़ी मेहनत करने के बाद भी हम केवल एक छोटा सा 3 बेडरूम वाला अपार्टमेंट ही खरीद सकते हैं? उनके पास रहने के लिए कमरा नहीं होगा, यहाँ तक कि अगर पोते का कमरा खाली भी हो तो भी उन्हें वहाँ रहने की पेशकश नहीं की जाएगी। जब बच्चा छोटा होगा तो हम कमरे को बच्चों के खिलौनों के कमरे में बदल देंगे और जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो हम उसके लिए बिस्तर वगैरह खरीद देंगे।
जहां तक लिविंग रूम का सवाल है, क्षमा करें, लोगों के आने जाने से वहां शोर शराबा होगा और वे कहते हैं कि फादर हो का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से वे उन्हें बैठक कक्ष में नहीं रख सकते क्योंकि ठीक से आराम न करने से उनका स्वास्थ्य और खराब हो जाएगा। हो जैन ने हुआंग लिक्सिन और उसकी पत्नी के कमरे के लिए बहस करने की हिम्मत नहीं की। उसने सोचा कि वह बच्चे के कमरे के लिए बहस कर सकता है क्योंकि बच्चा छोटा था और निश्चित रूप से अकेले नहीं सोएगा, जिससे कमरा खाली हो जाएगा। जब उसके माता पिता वहां रहने चले गए तो उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि झांग शियाओया को बाहर निकालने का कोई तरीका नहीं होगा, भले ही हुआंग लिक्सिन और उसकी पत्नी अपार्टमेंट के मालिक हों। यदि उनके पास यह विचार होता तो निश्चित रूप से कोई रास्ता होता, लेकिन उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि झांग शियाओया उनके माता पिता को रुकने का मौका भी नहीं देंगे, बल्कि उन्हें होटल में रुकने का सुझाव देंगे। क्या होटल में रहना बहुत महंगा नहीं है? हो जैन अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। तो फिर तुम उनके लिए एक अपार्टमेंट किराए पर ले आओ। झांग शियाओया को उस जोड़े को हर दिन देखने की कोई इच्छा नहीं थी। एक बार जब वे तीनों एक साथ हो गए तो निश्चित रूप से उनका कोई मुकाबला नहीं होगा। जियो हो, ये जानते हुए भी कि हो जैन असंतुष्ट था, झांग शियाओया अभी भी एक दो बातें समझाना चाहता था, कम से कम सतही तौर पर चीज़ों को छुपाने के लिए। मैं जानता हूं कि तुम अपने माता पिता को दूर नहीं देख सकते, लेकिन आपको ये समझना होगा कि यह घर जियाओ लेई की शादी के लिए है और साथ ही वह अपने बच्चे का पालन पोषण भी यहीं करेगी और उसे बढ़ते हुए देखेगी। आपके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, नए घर में रहना दुर्भाग्य ला सकता है। एक बीमार आदमी नए अपार्टमेंट में रहने के बारे में सोचने की हिम्मत करता है, मानो उसे अपनी कीमत ही पता न हो। इसके अलावा आपने कहा था कि एक बार जियाओ लेई का बच्चा हो जाए तो निश्चित रूप से शोर होगा और आपके पिताजी ठीक से आराम नहीं कर पाएंगे। और यदि बच्चा शोर मचा रहा है तो क्या आपको नहीं लगता कि आपकी माँ को ये सुनने के बाद मदद करनी पड़ेगी? आपकी माँ के रंग रूप को देखकर क्या ऐसा नहीं लगता कि वह भी ज्यादा स्वस्थ नहीं है? यदि वह बच्चे की देखभाल करते हुए अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है तो आपके पिता क्या करेंगे? जियाओ लेई बच्चे की देखभाल करेगी, लेकिन आपके माता पिता की देखभाल कौन करेगा? आप उनकी देखभाल करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं। इसके अलावा आपके पिताजी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, उन्हें साल में कई बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। जब आप अपने गृहनगर में थे तो आप सामाजिक सुरक्षा कार्ड का उपयोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद ये सब आपकी जेब से किया जाने वाला खर्च है। झांग शियाओया को पता था कि हो जैन वास्तव में अपने माता पिता के प्रति उतना पुत्रवत नहीं था। माता पिता के प्रति तथाकथित दयालुता शायद घर के लिए योजना बनाने के बारे में हो सकती है। किसी भी स्थिति में हो परिवार ने चाहे जैसी भी योजना बनाई हो, वह घर निश्चित रूप से उनके रहने के लिए उपलब्ध नहीं होगा। यदि उन्हें प्रतिक्रिया भड़कने का डर न होता तो झांग शियाओया हो जैन को अपने घर में आने भी नहीं देना चाहते थे। उनके चेहरे पर गणनात्मक भाव थे। इससे वास्तव में पता चलता है कि वह एक छोटे से घर से हैं, हमेशा योजना बनाते रहते हैं। झांग शियाओया की व्याख्या सुनकर हो जैन को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसे पता था कि ये कारण तो बस दिखावा मात्र थे, लेकिन वह इसका खंडन नहीं कर सके क्योंकि फादर हो को अपने खराब स्वास्थ्य के कारण वर्ष में कई बार अस्पताल जाना पड़ता था। हुआंग लिक्सिन और उनकी पत्नी ने इस मुद्दे को उचित महत्व दिया, इसलिए यह कोई समस्या नहीं थी। इस समय हो जैन को एहसास हुआ कि जब से उनके परिवार ने घर खरीदने और उसकी मरम्मत करने तथा कागजी कार्रवाई पर एक पैसा भी खर्च करने से बचने की कोशिश की है, तब से वे पूरी तरह से नुकसान में हैं। मकान पर एक पैसा भी खर्च न करने के परिणामस्वरूप संपत्ति हुआंग लिक्सिन और उनकी पत्नी के नाम पर थी तथा हुआंग लेई से इसका कोई वित्तीय संबंध नहीं था, स्वयं हुआंग लेई से तो बिल्कुल नहीं। अपने माता पिता को वहां रहने की अनुमति न देने की बात तो दूर, हो जैन को ये भी समझ में आ गया कि यदि उसने हुआंग परिवार के 3 सदस्यों को नाराज करने के लिए कुछ भी किया तो उसे वहां जाने का सपना भी नहीं देखना चाहिए। दहेज न देने का परिणाम ये हुआ कि यद्यपि विवाह सरल हो गया, लेकिन बच्चों को सीधे तौर पर हुआंग उपनाम अपनाना पड़ा, न कि हो उपनाम। भले ही दुल्हन के परिवार के साथ रहना जैसे शब्दों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया हो, लेकिन क्या बच्चे के पिता का उपनाम न होना सब कुछ इंगित नहीं करता है? यदि वह समय को पीछे ले जा सकता तो हो जैन सचमुच उस क्षण में लौटना चाहता था जब दोनों परिवार विवाह पर चर्चा करने के लिए बैठे थे। नहीं, यदि समय को पलटा जा सकता तो वह निश्चित रूप से उस समय पर वापस चला जाता जब वह पहली बार हुआंग जिंग के पीछे उसके माता पिता से मिलने गया था और वह हुआंग लेई के साथ बिल्कुल भी संबंध नहीं बनाता। वह सचमुच बदकिस्मत है, उसकी जरा सी भी मदद नहीं कर रही है और इसके अलावा उसे बहुत सारा पैसा भी खर्च करना पड़ रहा है। झांग शियाओया वास्तव में हो जैन को दबा रही थी, ये देखकर कि उसके क्रोध में भी वह इसे सहन कर सकता था। वह जानती थी कि उसने उसे वश में कर लिया है। वह जानती थी कि यदि उसे अवसर मिला तो वह अवश्य विद्रोह करेगा, लेकिन ये ठीक था, वह उसे पलटवार करने का अवसर नहीं देगी। और यदि इस बच्ची ने सचमुच कुछ अतिशयोक्ति की है तो क्षमा करें, लेकिन तब वह विनम्र नहीं होगी। एक अविश्वसनीय षड्यंत्रकारी दामाद को जहां तक ठीक लगे वहां तक ही सीमित रहना चाहिए, कोई भी उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। अब झांग शियाओया को जल्दी से घर खरीदना था, फिर संपत्ति से संबंधित सभी प्रक्रियाएं पूरी करनी थी, उसके बाद नोटरीकरण कराना था।
अन्यथा भले ही नोटिफिकेशन में ये लिखा हो कि मकान हुआंग लेई को मिलेगा, फिर भी उन्हें हस्ताक्षर के लिए हो जेन को बुलाना होगा। इस तरह उसे हुआंग परिवार की व्यवस्था के बारे में पता चल जाएगा। एक बार जब उसे पता चल गया कि यह घर हुआंग लेई के लिए है, तो कौन जाने वह घर की खातिर जोखिम उठा ले और कुछ कठोर कदम उठा ले। हुआंग लेई कभी भी प्रेम को तर्क से अधिक महत्व नहीं देते थे और धन को बहुत महत्व देते थे। वह जानती थी कि हुआंग लिक्सिन और उसकी पत्नी द्वारा की गई सारी व्यवस्थाएं उसके लाभ के लिए थीं, वह कैसे आपत्ति कर सकती थी। बेशक उसने तुरंत अपनी पसंद का एक घर चुन लिया और फिर झांग शियाओया के साथ उसे खरीदने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने चली गई, साथ ही आवास प्रमाण पत्र प्रक्रियाओं को निपटाने के लिए एक दिन का प्रबंध भी कर लिया। झांग शियाओया को घर खरीदने के अनुबंध पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर करते देख हुआंग लेई ने भी राहत की सांस ली। एक बार जब घर बस गया और फिर उसका नवीनीकरण किया गया, तो व्यावहारिक रूप से हुआंग लिक्सिन और उनकी पत्नी का सारा पैसा खर्च हो गया होगा। भले ही उन्हें अचानक हुआंग जिंग अच्छी लगी हो, हुआंग लेई चिंतित नहीं थी, क्योंकि परिवार की अधिकांश संपत्ति उसके नाम पर आवंटित थी। चूंकि हो जेन अविश्वसनीय था, इसलिए ये ठीक था जब तक वह उससे पैसे निकाल सकती थी और हुआंग लिक्सिन और उसकी पत्नी के धन को सुरक्षित कर सकती थी, वह पर्याप्त था। हुआंग लेई के लिए पैसा ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी, इसके अलावा कुछ भी मायने नहीं रखता था।